चलिए नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का सफलता आईएएस पर। मैं आपके लिए अगला टॉपिक जो लेकर आया हूँ वो डाटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों की व्याख्या का लेकर आया हूँ। इससे पहले हम 5-6 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, रीजनिंग के भी 1-2 टॉपिक कर लिए हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि हमें इस टॉपिक को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। डाटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों की व्याख्या। वैसे ऐसे 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे, आंकड़ों की व्याख्या बोलते हैं इसको, और एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा डाटा सफिशिएंसी, जैसे डीएस बोलते हैं, आंकड़ों की अपर्याप्तता, है ना। इसके बाद इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे आज आंकड़ों की व्याख्या, है ना। इसकी बात हम बाद में करेंगे। चले तो शुरू करते हैं। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है मेरा, तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मैथ्स और रीजनिंग संबंधी मिलती रहेंगी। ठीक है, चले आज ये क्लास 1 है, पहला ही लेक्चर है जिसमें हम शुरू कर रहे हैं आंकड़ों की व्याख्या या डाटा इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आंकड़े किस किस प्रकार के या किस फॉर्म में आपको दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको टेबल देखने को मिलेगी, यानी सारणी में डाटा मिलेगा। आंकड़ों की व्याख्या या डाटा इंटरप्रिटेशन से मतलब क्या होता है, जो डाटा होता है ना वो अलग अलग फॉर्म में दिया होता है आपको, और उन आंकड़ों से संबंधित 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी 1 क्वेश्चन, कभी एक ही डाटा से 3 क्वेश्चन, और कभी मैक्सिमम 5 सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। दूसरा जो होता है वो, एक तो सारणी में डाटा हो सकता है लाइन ग्राफ यानी रेखा चित्र में डाटा दिया जा सकता है, हो सकता है पाई चार्ट, इसको पाई चार्ट ही बोलते हैं, बार डायग्राम ये आयत चित्र होता है। और बार डायग्राम को क्या बोलते हैं भाई, बार डायग्राम को भी आयत ही बोलते हैं कुछ। ठीक है, ये नाम इनके ज़्यादा मैटर नहीं करते कि किसको क्या बोला जाता है। हम सीधे सवालों पर आएंगे। सवालों पर आने से पहले मैं आपको जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहूँगा कि आपको अगर डीआई के सवाल करने हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करने हैं, तो आपको क्या क्या आना चाहिए। तो पहले 3 बात है। एक तो हमें परसेंटेज की नॉलेज होना चाहिए, यानी परसेंट पढ़ा हुआ होना चाहिए। परसेंटेज का इस्तेमाल क्या होता है सर, वो पूछता है कि ए जैसे 5 स्कूल का डाटा दिया है और ए का मान 20 है, बी का मान 25 है, सी का मान 30 है, तो बोलेगा कि ए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का कितने प्रतिशत है, या फिर का कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो इस प्रकार का रिलेशन जो परसेंटेज हम निकालते हैं, उसके लिए हमें प्रतिशत टॉपिक आना चाहिए। मैंने पढ़ा दिया, आपने ये पढ़ लिया होगा। दूसरा जो टॉपिक है वो रेशो यानी कि अनुपात का, ये अनुपात आपको आना चाहिए। अगर अनुपात आता है तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को डील कर पाओगे। जैसे वो बोल दे कि ए स्कूल और बी स्कूल है, इसमें 20 बच्चे पढ़ते हैं और इसमें 30 बच्चे पढ़ते हैं, इनका अनुपात बताओ, तो आप बता पाएंगे इस बात को कि 2:3 होता है। तीसरा जो टॉपिक जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है एवरेज, यानी कि औसत। क्या औसत, ये अभी मैंने नहीं कराया, करा दूंगा, लेकिन इसमें आपको बस ज़रूरत कितनी सी पड़ेगी, औसत की ज़रूरत कितनी सी पड़ेगी कि आपको औसत का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बस इतनी सी बात पता होना चाहिए। अंग्रेजी वाले लिख लें सम अपॉन नंबर, या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है एवरेज। इन 3 बातों की आवश्यकता हमको पड़ेगी। अब किस तरह का सवाल आएगा, कहाँ पड़ेगी, वो क्वेश्चन के साथ ही हम इस बात को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये 3 बेसिक बातें आपको पहले हम पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, तो हम इन चीज़ों के साथ तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए। पहला जो टाइप हम करने जा रहे हैं वो करेंगे हम टेबल, है ना। पहला टाइप पढ़ेंगे हम टेबल। तो टेबल में जो डाटा देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का मिलेगा। अब हो सकता है इस टेबल पर बेस्ड डाटा के से संबंधित 1 सवाल हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो। मिनिमम 1 सवाल मिल सकता है, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं एक ही डाटा पर बेस्ड। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितना मुश्किल है, ज़्यादा टफ होगा। 5 सवाल पूछने, देखो पीएससी में 5 सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। व्यापम ने क्या बोलते हैं, एमपीपीएससी में 2025 में एक पेपर आया, 4 या 5 सवाल वार डायग्राम पर बेस्ड आए थे, वार डायग्राम पर। तो हमने एक यूपीएसआई का क्वेश्चन लिया है जिसमें इधर कंपनियों के नाम दे रखे हैं, ये कंपनियों के नाम है ए से लेकर ई तक,
इधर कुल कर्मचारियों की संख्या, ये टोटल एम्प्लॉई है, और इधर महिला कर्मचारियों का प्रतिशत दे रखा है, ये प्रतिशत है भाई। शब्द लिख दिया, हमको ही समझना पड़ेगा। यहाँ लिखा है ना का प्रतिशत, मतलब 45%, 50, 48, 44, 40 और 55%, ये परसेंटेज में डाटा दिया, परसेंटेज में डाटा दिया। ये महिलाओं का है। मैं आपसे पूछूं कि सर पुरुष का प्रतिशत बता सकते हो क्या आप? समझने वाली बात है, इतना सा आपको समझ में आना चाहिए। अगर ए कंपनी में 45% महिलाएं हैं तो 55% पुरुष होंगे। अगर बी कंपनी में 50% महिलाएं हैं तो 50% पुरुष होंगे। अगर सी कंपनी में 48% महिलाएं हैं तो 52% पुरुष होंगे। अगर डी कंपनी में 40% महिलाएं हैं तो 60% पुरुष होंगे। और अगर ई कंपनी में 55% महिलाएं हैं तो 45% पुरुष होंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी में 100% लोग हो सकते हैं अधिकतम, किसी भी कंपनी में 100% लोग हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर इनको लिखने की ज़रूरत थी क्या? मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन हमको पता तो होना चाहिए कि ये कहाँ से आया। ठीक है, अब सवाल पर आ जाते हैं। सवाल क्या था? क्वेश्चन है कि कंपनी डी में महिला कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कंपनी डी में पहले महिला कितनी है, डी में महिलाएं कितनी है, ये हम निकालेंगे। डी में महिला, हमने कहा सर डी में टोटल लोग कितने हैं, बोले डी में टोटल लोग हैं 1400 और महिलाएं कितने प्रतिशत हैं डी में, बोले 40%। 40% क्या होता है? 2/5, या तो 40/100 लिख लेना या 2/5, क्योंकि हमने ये सीखा है। 5 से काटा, 5 से 28, 280 बार, 280 का डबल करेंगे तो 28 दूनी 56, 560, इतनी महिलाएं हैं। और वो बोलता है कि ए में पुरुष कर्मचारी बताओ, ए में पुरुष। अब बात को ध्यान से समझेंगे हम। ए में टोटल लोग कितने हैं? ए में टोटल लोग, तो आपने कहा ए में टोटल लोग हैं 2600। 2600 में से महिला 45% है तो पुरुष कितने? बोले 55%। यानी पुरुषों की अगर संख्या निकालनी है मुझे तो 2600 का मैं कितने परसेंट निकालूं, 45 या 55? बोले पुरुषों की संख्या चाहिए तो 55% निकालो। तो यहाँ पे इस बात की जरूरत पड़ी, मैंने जो बात लिखी यहाँ आपको जरूरत पड़ी, देखने को पता चला कि सर ये 45 है तो 55 होगा। ये डाटा हमारे दिमाग में या हमने लिख लिया तो इजी होगा हमारे लिए। बोले यहाँ पे 55% निकाल लो, यानी 55/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 26 का गुणा कर दो। 26 पंजे 130, 26 पंजे 130 और 13 143, 143। तो उसने पूछा है कि डी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या ए में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। मतलब 560 का जो मान है वो 1430 का कितने प्रतिशत है, ये बताना था। गुणा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। आप वैल्यू देखेंगे तो मुझे दूर दूर दिखाई दे रही हैं, 41, 48, 39 और 63, थोड़ी सी दूर दूर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। अब ये 56 है, 43 है। मैं इसको अगर अप्रॉक्स रखूं तो ये 55 और बटे में 140 कर लूँ, और इसको मैं डबल जीरो का गुणा डायरेक्ट कर दूं, तो मैंने कहा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 14 से काटो, 14 चौके 56, 40 से ऊपर तो जाएगा नहीं। चल एग्जैक्ट ही काट लेते हैं क्योंकि नज़दीक मान है, कुछ गड़बड़ ना हो। ये कितना बन गया? बोले बन गया 5600 बटे में 143। 143 से भाग दो तो 14 तिया 42, 14 चौके 56, 4 बार नहीं जाएगा, मतलब 3 बार जा रहा है। कितनी बार? 3 बार। और 3 के बिल्कुल नज़दीक जा रहा था। एक ही ऑप्शन था डी, एक ही ऑप्शन था डी। उससे ज़्यादा हम हल नहीं करेंगे। आप बोलेंगे पूरा कैलकुलेशन, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, पूरी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं अगर आंसर हमें मिल गया तो, है ना। देखो 14 तिया 42, 14 चौके 56, अगर 140 होता तो 560 पे कटता, मतलब 3 ही बार भाग जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अब मैंने यहाँ से वो इसका जो डायरेक्शन लिखे रहते हैं वो हटा दिया था, है ना, क्वेश्चन बन नहीं रहा था इसमें, इसलिए डायरेक्शन में ये बात लिखी रहती है कि कितने सवाल इस डायग्राम पर बेस्ड है ना, ऐसा लिखा रहता है कि कितने सवाल इस डायग्राम पर बेस्ड है, और डायग्राम में जो जानकारी दी है उसका इस्तेमाल करना है और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बेसिक बात बता दूं। इसके अंदर इधर महीनों के नाम दिए, मई से लेकर अगस्त तक। इधर विद्यार्थियों की टोटल संख्या है, ये टोटल नंबर है कि मई माह में विद्यार्थी जो घूमने गए वो कितने थे, 500, जून में गए 320, जुलाई में 480, अगस्त में 300। और इधर लड़के और लड़कियों का रेशो है, ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है।
सवाल है कि जुलाई में संग्रहालय जाने वाले लड़कों की संख्या और जून में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की यात्रा की संख्या के बीच का अंतर बताओ। मतलब जुलाई में लड़कों की संख्या निकालो, आप जुलाई में बॉयज निकालो, तो जुलाई में टोटल लोग कितने गए, बोले 480। जुलाई में टोटल लोग कितने गए, आपने कहा 480, 480। अब ये लड़के लड़कियों का रेशो 5-7, कितना 5-7, टोटल कितना हो जाएगा 12, तो बट्टे में क्या आएगा 12, और लड़कों की संख्या निकालनी है तो पहला रेशो लड़कों का है यानी कि 5, यानी कि 5। अब मैंने कहा 12 से काटेंगे तो 12 चौके 4 बार कटेगा यानी 40 बार, तो 40 पंजे 200, ये कितना आ जाएगा भाई 200। अब जून में लड़कियों की संख्या निकालनी है, जून में गर्ल्स की, जून में गर्ल्स की संख्या निकालते हैं तो जून में टोटल लड़कियां कितनी है, बोले टोटल बच्चे कितने हैं 320। जून के महीने में टोटल बच्चे घूमने कितने गए 320, इनमें से रेशो कितना है 5-3 का, 5 और 3 कितना होता है, तो आपने कहा 8, इसमें लड़कियां कितनी है 3, तो बटे में 8 गुणा में 3, 8 से काटोगे तो 8 चौके 32, 4 तिया 12, 120, कितना आ जाएगा 120। वो पूछ रहा है इन दोनों में अंतर बता दो, सर अंतर बताना 120 और 200 में, 120 और 200 में जो अंतर है वो कितने का है 80 का है। 120 और 200 में जो अंतर होगा वो मेरे भाई कितने का होगा 80 का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जब भी हमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन इस डाटा पर पूछे जाएंगे तो जो हम पुरानी कैलकुलेशन करके आते हैं उसको ध्यान रखें। जैसे अगली बार जब भी जुलाई में बात होगी बॉयज़ की तो मुझे पहले से दिमाग में रहेगा 200, जब भी जून में लड़कियों की बात होगी तो मेरे दिमाग में होना चाहिए 120, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करके आया। क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है तो आप पेपर पे ही सॉल्व करोगे, तो इस बात को देखें पलट के, बार बार कैलकुलेशन ना करें। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जुलाई में संग्रहालय का दौरा करने वाले कुल छात्रों में से लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं। तो मैंने कहा जुलाई में टोटल लोग कितने हैं 480, जुलाई में टोटल बच्चे कितने हैं 480, 480 का ये टोटल कितना हुआ, बोले 12, बटे महिलाओं की संख्या निकालनी है तो 7 से गुणा करना है, 12 चौके 48, यानी ये कितना बन गया 280, 280, 280, 280 किसका, जुलाई में टोटल बच्चे कितने थे 480, इससे कंपेयर करना है, 480 से तुलना करना है। देखो प्रतिशत का यूज मैंने बताया था आपको क्या होता है, सवाल में ये बोला गया कि जुलाई में संग्रहालय का दौरा करने वाले कुल छात्रों में से लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं, तो कितने प्रतिशत महिलाएं कितनी है 280, 280 महिलाएं, टोटल कितने 480, तो उससे भाग लगाना है और गुणा करेंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 4 से 7 बार, 4 से 12 बार, 7 बट्टे 12 यानी 700 बटे 12 हो गए। तो 12 पंजे 60, 10 बचे, 12 पंजे 60, 10 बचेगा 100, 12 अट्ठे 96, 4 बटे 12 या 1 बटे 3, 58.33% आ जाएगा, 58.33% आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए, कर पाएंगे ऐसे सवालों को, कोई दिक्कत परेशानी है? चलिए एक और सवाल, इस पर बेस्ड 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए। लड़कों की कुल संख्या सभी 4 महीनों में संग्रहालय जाने का दौरा करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? लड़कों की कुल संख्या सभी 4 महीनों में संग्रहालय का दौरा करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो मैंने कहा अगर मुझे ये बताना है कि टोटल बच्चे कितने हैं तो मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ दूंगा। बोले 500, 300, 820, 820, तो ये 500 बन जाएंगे, 800 और 500 1300, 3 1600, टोटल बच्चे कितने हैं 1600। अब मैं इसमें लड़के निकालूं, इसमें लड़कों की संख्या सभी संग्रहालय में निकालनी है, तो इसमें कितनी आएंगी? बोले 500 का बटे में 5 आएगा, क्योंकि 3 और 2 5 होंगे, और लड़कों की संख्या निकालनी है यानी गुणा करेंगे 3 का। तो आपको पता 5 से इसको काटेंगे 100 बार, 100 गुणा 3 कितना होता है 300। अच्छा, इसमें मैंने पहले सवाल में जून के महीने, अच्छा जून के महीने में नहीं निकाला, जून के महीने में लड़के कितने होंगे? बोले 320 गुणा में लड़कों की संख्या 5 बटे में 8, तो 8 चौके 32, 4 पंजे 20, 200। इसमें 480 में लड़कों की संख्या की मैं बात करूं तो मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, जुलाई में लड़कों की संख्या कितनी है? बोले 200 है। तो मुझे हर बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सीधे 200 लिख दूँ। ये 200 कैसे आए मैं ये बता देता हूँ, बटे में 5, सॉरी बटे में 12 गुणा में 5।
अब इसमें लड़कों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ टोटल बच्चे कितने हैं? 300। 300 का 7/15, 15 दूनी 30, 20 बार 20 सत्ते 140, इतने लड़के हैं। ये लड़के कितने हो जाएंगे? 300 और 2 500, 700, 840, 840 इतने लड़के हैं। 1600 का 1600 का इतने लड़के हैं। अब आप मुझे बताओ 1600 का 840 लड़के हैं, मतलब 50% से ज़्यादा है। सारे ऑप्शन भी 50% से ज़्यादा है और सब एकदम क्लोज हैं, एकदम क्लोज हैं। तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 840 बटे में 1600 गुणा 00, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 से भाग लगाओ, 16 पंजे 80, 4 बचेगा 40, 16 दूनी 32.5, 52.5, 52.5 एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है मुझे, 52.5 एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये 3 सवाल उसमें थे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको निर्देश दिए हैं कि निम्नलिखित सारणी में किसी वर्ष में 4 विभिन्न राज्यों में हिंदी के दैनिक समाचार पत्रों की बिक्री के आंकड़े इस प्रकार दिए गए। ये समाचार पत्रों के नाम हैं, समाचार पत्र ABCDE, और ये स्टेट हैं राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, और उसमें ये पाठकों की संख्या, बिक्री के आंकड़े मतलब वही पाठकों की संख्या। जैसे मैं बोलूँ कि राजस्थान में ये समाचार पत्र को 20 लोग पढ़ते हैं तो ये पाठक हो गए, या 120 समाचार पत्र जाते हैं तो उतने ही पाठक होंगे जितने समाचार पत्र जाते होंगे। ठीक है, अब सवाल पर आते हैं। सवाल है पहला ये कि अधिकतम बिक्री वाले 2 समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर बताओ। अधिकतम बिक्री वाले 2 समाचार पत्र। अब मैंने ये कहा, सवाल पर आते हैं। ये पहली टेबल दी है, ये समाचार पत्र है A, ये इसकी टोटल बिक्री को मैं अगर निकालूंगा तो क्या यहाँ टोटल करके लिखूंगा? मैंने कहा ए अखबार जो है राजस्थान में 120 प्रति जाती हैं, हरियाणा में 75, झारखंड में 82 और मध्य प्रदेश में 225। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो ए समाचार पत्र की कुल संख्या आ जाएगी। ऐसे यहाँ बी की आ जाएगी, यहाँ सी की आ जाएगी, डी की आ जाएगी, ई की आ जाएगी, है ना। तो मैंने कहा इनको जोड़ लेते हैं। 120, 75, 82, 225, तो 5 और 2 7, 5 12, 2 असिल की 1 3 और 8 11, 11 और 7 18, 18 2 20 की 0, असिल की 2 2 4 और 1 5, 502। इनका सम करते हैं तो 8 और 5 13, असिल की 1 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 और 0 8, असिल की 1 2 और 2 4। इनका सम करते हैं 8 8 16, 16 और 5 23, 16 5 21, 2 बचा 6 और 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 5 5 10, 5 15, 6 4 10, 10 4 14, 14 6 20 और 5 2 7, 7 3 10, 10 और 0 10 की 0, हासिल की 1 9, 5 14 और 5 14 और 10 14 और 5 19, 19 और 8 27, 270। तो वो कह रहा है, सवाल में क्या बोल रहा है सर? सवाल में ये बोला जा रहा है कि अधिकतम बिक्री वाले 2 समाचार पत्र, अधिकतम बिक्री वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है सर? पहला ये है और दूसरा कौन सा ये है। इन दोनों का अंतर बताओ सर। इन दोनों का अंतर मैं निकालूंगा तो 502 माइनस 483 होगा क्या? तो आपने कहा 12 में से 3 गया 9, हासिल की 1 9, 10 में से 9 गया 1, यानी 19। कितने का अंतर है? 19। 19 मैं ऑप्शन पर गया, मैंने कहा यार यहाँ पे तो 19 कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मुझे 19,000 देखने को मिला। उत्तर यही होगा। उसका कारण क्या है सर? ये जो समाचार पत्रों की संख्या दी है वो कैसे दी है? हजारों में दी है। ऐसा थोड़ी है कि राजस्थान में 120 समाचार पत्र पढ़ते होंगे। भाई 120 नहीं, 120 इंटू 1000, 1,20,000 पढ़ते हैं। तो 19 के आगे 1000 का गुणा करना पड़ेगा, तो उत्तर आएगा हमारा 19,000। उत्तर कितना आएगा? 1000, 19,000। क्लियर है ये बात? अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है कि सबसे अधिक और सबसे कम बिक्री वाले समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर बताओ। सबसे अधिक और सबसे कम बिक्री वाले
समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर बताओ। अब मैं पहले वाले डाटा पर ही आ जाता हूँ। सबसे अधिक कितना था, बोले 502, और सबसे कम कितना है, सबसे कम 141 है। इनका अंतर बताएंगे तो 1, 6, 3, 361 आएगा। 361 कितना आएगा, 361, तो मैंने 361 लिखा। और यहाँ पे पावर दे रखा है, सर इसमें मुझे 1000 का गुणा करना था, 1000 का, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 361 गुणा 10 की पावर 3, क्योंकि 10 की पावर 3 ही तो 1000 होता है, 10 की पावर 3 ही तो 1000 होता है। तो उत्तर क्या आ जाता है मेरा, 361 गुणा 10 की पावर 3, 361 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 10 टू द पावर 3। समझ पाए? कोई समस्या है इसको समझने में? नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए ना, क्योंकि इसका टोटल कितना आ रहा था, 503, और यहाँ पे आ रहा था 141, इनका अंतर मैंने निकाला था। चले अगला, समाचार पत्र ई का राजस्थान और मध्य प्रदेश में वितरण का अनुपात बताओ। समाचार पत्र ई का मध्य प्रदेश और राजस्थान में वितरण का अनुपात बताओ। चले, ई का मध्य प्रदेश और राजस्थान, राजस्थान में 80 है और मध्य प्रदेश में 85 है। 80 और 85, राजस्थान पहले मध्य प्रदेश बाद में। सवाल कैसे पूछा है, राजस्थान और मध्य प्रदेश यानी 80:85। 5 से काट सकते हैं 16 और 17, 16 और 17 का अनुपात आ जाएगा। छत्तीसगढ़ पीएससी ने पूछा है सर ये सवाल, है ना, 16-17 का अनुपात आ जाएगा। तो आंसर क्वेश्चन सरल है, बस बनाने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र ए की मध्य प्रदेश में बिक्री समाचार पत्र डी की हरियाणा में बिक्री की x गुना है। तो सबसे पहले तो मैं ये निकालूंगा ए की एमपी में बिक्री कितनी है, ए की एमपी में बिक्री कितनी है सर, ए की एमपी में बिक्री कितनी है, 225। ए की एमपी में बिक्री कितनी है, 225। और डी की हरियाणा में बिक्री, डी की HR मतलब हरियाणा में बिक्री कितनी है, डी की, ये रहा डी, डी की हरियाणा में बिक्री कितनी है सर, 45 है। कितनी, 45 है। पूछा जा रहा है कि x गुना है, मतलब हम ये देखेंगे कि 45 का ये 225 कितने गुना है, 45 का 225 कितने गुना है। तो आपको दिख रहा है कि 5 का मैं गुणा कर दूं तो 225 आ जाएगा, 5 का हम गुणा कर दें तो 225 आ जाएगा, मतलब ये 5 गुना है, 5 गुना है। अगर इसी बात को मैं ऐसे लिखना चाहें कि ये इसका x गुना, वो कह रहा है कि डी की हरियाणा बिक्री का x गुना है, कितना x गुना है, यानी MP का जो पेपर है वो HR का कितना है, x गुना है, ऐसा बोल रहा है ना, ऐसा बोल रहा है। तो ये 225 है इसका मान, और इसका मान कितना है, 45 गुणा x। 45 इसको काटोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। x का मान कितना आ जाएगा, 5। ठीक, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इसमें निर्देश दिए 3 सवाल, ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा गलत आ गया, वो कहीं से उठाए थे, वहाँ से जो लिखा था वो कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, ये टेबल दे रखी है आपको, ये 3 सवाल दे रखे हैं, 71, 72, 73। इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें टेबल को और उत्तर करें। इधर लिखा हुआ है ईयर 2013, 14, 15, 16, 17, और इधर स्टेट लिखी है ABCDE, और डाटा जो है वो दशमलव में दिया हुआ है। अच्छा, ये डाटा क्या है, बोले पॉपुलेशन दी है लाख में, जनसंख्या दी है लाख में, अब 5 स्टेट्स, 5 स्टेट ABCDE की जनसंख्या 5 साल की दे रखी है, वो भी किस में, लाख में, लाख में। चले अब सवाल, पहले सवाल पर आते हैं कि सभी वर्षों को मिलाकर राज्य बी की औसत जनसंख्या क्या होगी। सभी वर्षों को मिलाकर राज्य बी की, मैंने कहा बी की पहले टोटल करना पड़ेगा। मैंने ये कहा था ना कि औसत की जरूरत पड़ेगी, एवरेज की जरूरत पड़ेगी आपको। एवरेज आ गया, तो एवरेज क्या होता है, बोले आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले तो हम योग करते हैं, बोले योग करेंगे 6 और 8 14, 16, 20, 2 22, हासिल की 2, 4, 4, 8, 14 और 8 22, हासिल की 2, 4, 6, 8, 10, 12, 122.5
5। ये स्टेट कितने, वो ईयर कितने, 1 2 3 4 5, कितने, 5, यानी 5 आंकड़े हैं। मुझे अगर औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो मैं एवरेज कैसे निकालूंगा, सम यानी कि 122.2 और कितने से भाग लगाना पड़ेगा, आंकड़ों की संख्या से, यानी कि 5 से। 5 से भाग लगाओ, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 22, 5 चौके 20, 2 बचेगा 22, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 24.44, 24.44, यानी कि ऑप्शन बी। सारे ऑप्शन नज़दीक थे तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, जब हमारे ऑप्शन दूर दूर होते हैं तो हम अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, लगभग मान का इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑप्शन दूर दूर होते तो मैं ये बोलता कि मैं इसको 122 ना लिखते 120/5 लिखूंगा, मैं सीधे 5 से काटूंगा तो 24 उत्तर आ जाएगा। कितना, 24। अब इसमें ऑप्शन ऐसे होते, एक 24 होता, एक 30 होता, एक 32 और 40 होता, एक 20 होता, तो मुझे पता चला कि यार बहुत दूर दूर ऑप्शन है, तो मैं उस केस में पूरा भाग नहीं लगाता, इसमें मैं इसको लगभग लिख लेता। मैंने कहा यार डेसिमल हटाओ, 120 कर लेते, 120 कर लेते हैं। जैसे मैंने कम किया तो 24 आया, ये संख्या बढ़ जाती तो उससे ऊपर आता, तो थोड़ा सा ऊपर इसीलिए तो आया कि संख्या 120 से ज़्यादा है। तो अप्रोक्सीमेशन कब लगाएंगे, जब ऑप्शन दूर दूर होंगे, नज़दीक नहीं होंगे, ठीक है। जब क्लोज ऑप्शन होते हैं तो अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे हम, फिर कैलकुलेशन एग्जैक्ट करेंगे। 2013 में राज्य ए की जनसंख्या, 2013 में राज्य ए की जनसंख्या और 2017 में राज्य ई की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। 2013 में राज्य ए की जनसंख्या और 2017 में ई की जनसंख्या का अनुपात बताओ। 13 में ए की कितनी है, ए की जनसंख्या मुझे यहाँ देखनी है, तो 13 में कितनी है, ये 15.6, 15.6 और 2017 कहाँ ये, इसमें मुझे किसकी देखनी है, ई की। 2017 में ई की ये है 28.2। मैंने कहा इनका रेशो निकालना, इनका क्या निकालना है बेटा, रेशो। पहले तो डेसिमल से डेसिमल को काट दो क्योंकि एक एक अंक के बाद थे। हमने कहा 4 से भाग दें, 4 तिया 12, 4 निम्मे 36, 12 3 बचेगा, 4 निम्मे 36, 4 से ये नहीं कटेगा यार, और संख्या थोड़ी सी बड़ी बड़ी है क्या, 2 से काट लेते हैं, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, 14 और 1 141, 3 से कट जाएगा क्या, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, हाँ 3 दूनी 6, क्या बचेगा, 1 3 छक्के 18 और 3 चौके 12 और 2 बचेगा, 3 7 21, 26 47 का रेशो आ रहा है, 26 47, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा भाई, ठीक है। क्योंकि 47 कैसा नंबर है, 47 एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती एक के अलावा, और एक से भाग देने का मतलब तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि वही आ जाएगा बार बार। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है कि 2014 में ई की जनसंख्या 2016 में डी की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। 2014 में ई की जनसंख्या कितनी है, ई की 2014 में कितनी है, 23.8, 23.8। ये वाली जनसंख्या 2016 में डी की जनसंख्या का मतलब ये वाला जो डी का मान है बटे में आने वाला है। ये परसेंटेज में मैंने बात की है कि तुलना कैसे करते हैं, जिसके साथ में से या का लगा हो तो उसको बटे में लगाते हैं, यानी भाग लगाते हैं उससे। 2016 में डी की बताना, 2016 में डी की जनसंख्या कितनी है, 19.8, बटे में आ जाएगा 19.8, 19.8 गुना में 100। अब देखिए इसमें हम अप्रॉक्सीमेशन लगाएं तो थोड़ा लगा सकते हैं क्योंकि बहुत अंतर है, 10-10 का अंतर है। तो मैंने कहा ये ऊपर 238 लिखा है, क्यों ना हम इसको 240 कर लें राउंड फिगर, और इसको 19.8 को क्या 20 कर लें गुना में 100, तो 20 पंजे, अच्छा तो 240 कैसे करेंगे, 24 ही करेंगे ना उसको, क्या कर रहा हूँ मैं, 23.8 था, मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया, 24 कर दिया और इसको 20 कर दिया गुणा में 100। मैंने कहा 20 पंजे 100, 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि आप कैलकुलेटर निकालना और 23.8 बटे में 19.8 गुणा 100 करके देखना, तो लगभग या तो 119 होगा या 120 एग्जैक्ट होगा, आसपास ही आंसर आएगा, एग्जैक्ट भी नहीं होगा तो बिल्कुल नज़दीक होगा, बिल्कुल नज़दीक होगा, ठीक है। आप ऐसा करके देख सकते हैं। चलिए
अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डाटा अलग है, टेबल अलग है। ये टेबल थोड़ी सी देखिए, एक टेबल ऐसी देखने को मिलेगी जिसमें डाटा ऑलरेडी गिवन होगा, हर एक डाटा आपको पहले से दिया होगा। दूसरी टेबल ऐसी भी होगी जिसमें डाटा अधूरा होगा, वो हमको फिल करना पड़ेगा, वो हमको फिल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इस बात को देखते हैं। जैसे यहाँ पर डाटा क्या दिया हुआ है, लिखा है कि तालिकाओं में 5 अलग अलग कक्षाओं में लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या और कुल छात्रों को दर्शाया गया है। ये लड़कों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या, ये टोटल स्टूडेंट है। और ये कक्षा का नाम है 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे टोटल है। कुछ डेटा अनुपलब्ध है, मतलब अवेलेबल नहीं है। आवश्यक जानकारी भरें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। सबसे पहले तो मैं डाटा को कंप्लीट करता हूँ। वो ये कहता है कक्षा 6 में 48 लड़कियाँ और 120 टोटल हैं। इसका मतलब लड़कियाँ कितनी हैं, बोले 120 में से 48 घटा दो। 48 घटाएंगे तो 2, ये 5, 7, यानी कि 72 लड़कियाँ। कितनी लड़कियाँ सर, 72 लड़कियाँ। ठीक है, आगे बोलता है कि 100 टोटल छात्र हैं 7वीं कक्षा में। 7वीं कक्षा में टोटल स्टूडेंट 100 हैं, जिसमें से 40 लड़कियाँ हैं, तो लड़के क्या 60 होंगे? आपने कहा यस सर। मैंने कहा 8वीं कक्षा में लड़के 56 हैं, ना तो लड़कियाँ दी हैं ना टोटल दिया है, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। अभी कक्षा 9 पर आ जाता हूँ। सर यहाँ पर लड़कियों की संख्या दी है, ना तो टोटल दिया ना लड़के दिया, तो इसका भी कुछ नहीं कर सकते हम। 10वीं में आ जाते हैं। 10वीं में जो टोटल बच्चे हैं वो 140 हैं, लड़के 88 हैं। लड़के अगर 90 होते तो ये 50 होते, यानी कि ये 52 है लड़कियाँ। लड़कियाँ कितनी हैं सर? 52 है। अब टोटल छात्र कितने हैं? बोले टोटल छात्र 600 हैं। ध्यान से देखना इस बात को। टोटल स्टूडेंट मतलब लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर 600 हैं, जिसमें से 312 लड़कियां हैं। तो लड़के कितने बचेंगे? बोले 288। लड़के कितने बचेंगे? 288। अब जैसे ही मैंने ये 288 निकाला तो मैंने देखा कि लड़कों की संख्या 288 होना चाहिए, जो यहाँ पर खाली है। तो मैं सबको जोड़ दूँ और 288 में से घटा दूँ। मैंने सबको जोड़ा, 8 और 6 14, 14 और 8, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 की 2 हासिल की 2, 6 और 6 12, 12 5 17, 17 और 8 25, 252। तो 252 को 288 में से घटा लो तो ये वाला स्थान का मान आ जाएगा। तो 8 में से 2 गया 6 और 8 में से 3 गया 5 गया 3, यानी कि 36 है। यहाँ पर कितने हैं? 36। अब 9वीं कक्षा में हमें ये पता चल गया कि लड़के 36 हैं और लड़कियाँ 84 हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो आपने कहा 4 और 6 10, हासिल की 1 9, 9 3 12, 120, 120 आ गए। अब हमें ये पता चल गया 120 है। अब टोटल ये 600 है। ध्यान से समझना इस बात को, ये 120 है और टोटल छात्र 600 हैं। तो मैंने कहा यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक का सम करूँ तो कितने होंगे? बोले 120, 220, 340 और 480, 480। मतलब 600 में से अगर मैं 480 घटा दूँ तो क्या 120 बचेंगे? यानी इस कक्षा में कितने छात्र थे? 120। इस कक्षा में कितने? 120। अब आप जोड़ के देख लो, 120 120 240 और 140 कितने होंगे? 380, 380, 400, 500 और 600, 600 का टोटल। अब हमें ये पता चला कि सर 120 छात्रों में से 8वीं कक्षा में 56 लड़के हैं। टोटल छात्र कितने 8वीं कक्षा में? 120, इसमें से 56 लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी बचेंगी? बोले 120 माइनस 56। इसको माइनस कर सकते हैं। 10 में से 6 गया 4, हासिल की 6, 12 में से 6 गया 6, मतलब 64 लड़कियां हैं। 64 क्या है सर? लड़कियां हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई। मैंने ये टेबल कंप्लीट कर लिए। इसी टेबल का इस्तेमाल आपको आगे करना है। तो इस डाटा को एक बार लिखने के बाद यूज़ करेंगे आगे चल के। सवाल पहला आपके सामने ये रहा कि 7वीं कक्षा में लड़कों की संख्या और 6वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात बताओ। सर 7वीं कक्षा में लड़के और 6वीं कक्षा में लड़कियां। 7वीं कक्षा में लड़के कितने हैं? बोले 7वीं कक्षा में लड़के 60 थे और 6वीं कक्षा में लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां मैं टेबल में देख लेता हूँ। 6वीं कक्षा में लड़कियां 72 हैं। 6वीं कक्षा में लड़कियां 72 हैं। मुझे बार बार ये लिखना नहीं है, मैंने एक बार लिख लिया। जो टाइम देना था मैंने दे दिया। 12 पंजे 60, 12 छिंके 72। तो उत्तर आ जाएगा 5:6। उत्तर हमारा होगा 5:6। अब आपको सवालों में कोई दम नहीं मिलेगी देखने को। आप बोलेंगे इतने सरल। सर जो कुछ था वो इस टेबल में था। हमने इस टेबल के डाटा को अगर फिल कर लिया तो उसके बाद में हमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? अगर एक बार हमने इस टेबल में डाटा को इंसर्ट कर लिया, जो जो मिसिंग नंबर थे उनको फाइंड कर लिया,
तो उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है सर? नेक्स्ट सवाल है कि 9वीं कक्षा में लड़कों की संख्या 8वीं कक्षा के में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? सर 9वीं कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, 9th में बॉयज़ कितने हैं? तो मैंने कहा टेबल पर चलते हैं। 9वीं कक्षा में लड़के कितने हैं? बोले 9वीं कक्षा में लड़के हैं 36। 9वीं कक्षा में लड़के कितने हैं? 36। 8वीं कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का, 8वीं कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? 8वीं कक्षा में कुल छात्र हैं 120। कितने? 120। तो बटे में क्या आएगा? 120 गुणा में 100। ये कैलकुलेशन हमें करनी थी। 20 छंके 120, 20 पंजे 100, 6 से 6 बार, तो कितना आ जाएगा? 30%। कितना आ जाएगा सर? 30% उत्तर ए। उत्तर ए 30%, यानी कि ऑप्शन ए। कर पाएंगे? मेन बात क्या थी भाई? डाटा को अरेंज करना टेबल के अंदर। इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं मिलेगी देखने को, आपको बहुत सरल सवाल देखने को मिलेंगे। ये सवाल सरल लगेंगे, लेकिन ये तब लगेंगे जब आप डाटा को टेबल में अरेंज कर लो। उससे पहले ये सवाल मुश्किल लग रहे थे हमको, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 6वीं कक्षा में लड़कों की औसत संख्या और 8वीं कक्षा में लड़कियों की औसत संख्या। सिक्स्थ में कौन? बॉयज, और 8th में गर्ल्स। इनका औसत निकालना है। तो 6वीं कक्षा में लड़कों की संख्या देखते हैं हम। 6वीं कक्षा में जो लड़के हैं, नहीं क्या पूछा था? 6वीं कक्षा में लड़कों की औसत संख्या और 8वीं कक्षा में लड़कियों की औसत संख्या क्या है? छठवीं कक्षा में तो यार ये 48 ही लड़के हैं, और 8वीं कक्षा में 8वीं कक्षा में लड़कियां कितनी हैं? 8वीं कक्षा में लड़कियां 64 हैं। अगर इन दोनों का औसत निकालते हैं तो ये क्या आएगा? 8 4 12, 4 6 10 और 1 11 बटे में 2। तो 2 पंजे 10, 2 छंके 12, 56 आ रहा है। कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। अच्छा, औसत वैसे भी देखो, एक का औसत तो निकलता नहीं। 6वीं कक्षा में लड़कों की संख्या सर फिक्स है, 6वीं कक्षा में लड़कों की संख्या इतनी है, इसका औसत नहीं। ये 6वीं कक्षा के लड़के और 8वीं कक्षा की लड़कियों का औसत ऐसे पूछा जाना चाहिए। यहाँ से औसत हटाओ, 6वीं कक्षा के लड़के और 8वीं कक्षा की लड़कियों की औसत बताओ, ऐसा सवाल है। सवाल ये है कि 6वीं कक्षा के लड़के और 8वीं कक्षा के लड़कियों की संख्या का औसत क्या होगा? तो दोनों को जोड़ो, 2 से भाग लगा दो, ठीक है। 2 कक्षाएं। अच्छा, 2 से भाग क्यों लगाया? कक्षाएं 2 थी, 2 कक्षाएं थी। एक और सवाल है इस पर बेस्ड कि 6वीं कक्षा से 9वीं कक्षा तक लड़कों की औसत संख्या और 7वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक, 6वीं से 9 तक छठवीं से 9वीं तक लड़कों की बॉयज़, और 7 से 10th तक गर्ल्स। इनका औसत के बीच का अंतर बताना है। इनके औसत के बीच का अंतर बताना है तो सबसे पहले हम पहले वाली टेबल पर आ जाते हैं, क्योंकि हमने पूरा डाटा लिखा हुआ है। 6वीं से 9वीं तक लड़के, 6वीं से 9वीं तक लड़के मतलब ये लेने यहाँ तक 48 60 56 36, 48 60 56 36, 48 प्लस 60 प्लस 56 प्लस 36। कितनी कक्षाएं सर? 4, तो 4 से भाग लगाएंगे। और 7वीं से 10 तक गर्ल्स, 7वीं से 10 तक गर्ल्स, 7 से 10 तक गर्ल्स, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 64 84। इनको मैं यहीं जोड़ लूँ, 4 4 8 और 2 10 0, असल की 1 5, 4 6 10, 1 11 11 8 19 19 5 24 240। कितने हो गए? 240। ये 240 बटे 4। इनको जोड़ते हैं तो 6 6 12 12 और 8 20, असल की 2 5 5 10 10 10 20, यानी कि 200 बटे 4। और इसके बटे में भी 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 60।
और इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 50। 50 माइनस 60 करेंगे तो इनका जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मुझे अंतर निकालना था, मुझे अंतर निकालना था। यहाँ पर रेशो भी पूछा जा सकता है, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं दोनों का रेशो बताओ, तो रेशो बताना होता तो 5-6 का अनुपात बोल देते हैं। अंतर पूछा है तो अंतर बता देंगे। अच्छा आप बोलोगे माइनस में आया, सर माइनस में नहीं, अंतर पॉजिटिव लेते हैं। ये थोड़ी बोला है कि किस में से किसको घटाओ, आप घटा रहे हो अपनी इच्छा से, किसी में से किसी को घटा दो, पॉजिटिव बताओ उत्तर। चले तो हमने जो टेबल नाम की चीज़ थी, टेबल नाम की प्रॉब्लम थी, उसका इलाज कर लिया। टेबल से संबंधित जितने सवाल आ सकते थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम अगला लाइन ग्राफ की बात करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। लाइन ग्राफ, बेन डाइग्राम, वो सॉरी बार डाइग्राम, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट। एमपीपीएससी ने सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे वो पाई चार्ट पर बेस्ड पूछे हैं। तो इसके बाद में लाइन ग्राफ का हम 1-2 सवाल करेंगे अगली क्लास में, उसके बाद पाई चार्ट समझेंगे और हिस्टोग्राम और वेन डाइग्राम, वो क्या बोलते हैं बार डाइग्राम, एक ही क्लास में कोशिश रहेगी मेरी ख़त्म करने की, है ना। तो कल ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। ये डीआई की जो क्लास चल रही है आज, ये सेकंड क्लास, इससे पहले क्लास हम ले कर चुके हैं। चलिए तो दूसरी क्लास की शुरुआत करेंगे। इससे पहले की जो क्लास है उसमें मैंने जो बात की थी वो टेबल की बात की थी, है ना। टेबल हमने कंप्लीट कर ली थी। इस क्लास में हम बात करेंगे लाइन ग्राफ की, और लाइन ग्राफ के साथ साथ ही हम पाई चार्ट की बात करेंगे, है ना, पाई चार्ट। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। एक टॉपिक, एक टाइप हमारा कंप्लीट हो गया टेबल। आज बात करेंगे लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और बार डायग्राम की भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहला है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में जो डायग्राम आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे यहाँ नीचे की तरफ जो डाटा दिया होता है, या तो वो किसी कंपनी का डाटा दिया है तो उसका नाम होता है यहाँ पर, या फिर ईयर होते हैं, और यहाँ पर उसके प्रोडक्शन के बारे में जानकारी दे रखी होती है। ये वहाँ का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन। अब कुछ लाइनें बनी रहती हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 2 कंपनी है सर मेरी, एक ए और एक बी। ए कंपनी का जो डाटा है वो डॉट डॉट लाइन से बता रहा है, बी कंपनी का डाटा ऐसी लाइन में बता रहा है। तो अक्सर वो ऐसी करके एक लाइन खींच देगा, फिर ये यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक आई, फिर ऐसे करके। और दूसरी जो लाइन है वो डॉटेड के थ्रू बताएगा, डॉट के थ्रू। जैसे वो पहला प्रोडक्शन उसका इतना था, फिर वो बढ़ गया, फिर वो इस ईयर में कम हो गया, फिर आके इस ईयर में बढ़ गया, फिर वो कम हुआ, फिर बढ़ गया, और फिर बढ़ गया, इस तरीके से। तो ऐसा डाटा जो मिलता है वो आपको मिलेगा लाइन ग्राफ के अंदर। तो सीधे हम सवाल पर चलते हैं और सवाल से इस बात को समझते हैं। एक सवाल आपके सामने है, इसमें ये बोला गया है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब दें। ये लाइन ग्राफ आपको यहाँ दिख रहा है, इधर लिखा हुआ है वाहनों की संख्या हजारों में, और इधर वर्षों की संख्या लिखी हुई है कि 2011 से लेकर 2015 तक का जो डाटा है आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। इसमें 2 प्रकार का डाटा है। जो डॉट डॉट लाइन के थ्रू है वो एक्स कंपनी का डाटा है, जो स्ट्रेट लाइन के थ्रू है वो बाय कंपनी का डाटा है। अब सवाल पर आते हैं। सवाल है पहला ये आपके सामने। क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि 2012 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या और 2016 में बाय द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का अनुपात बताओ। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि एक्स कंपनी का 2012 में प्रोडक्शन कितना है। 2012 ये रहा, और एक्स कंपनी कौन सी है, डॉट लाइन वाली। 2012 में एक्स कंपनी द्वारा जो उत्पादन है वो 90 यूनिट का है। कितने का, 90 यूनिट का है, 90 यूनिट का है। और 2016 में बाय का उत्पादन, 2016 ये रहा, 2016 में बाय का उत्पादन, बाय सीधी रेखा वाली, यानी कि 150। कितना, 150। इनका रेशो आपको निकालना था। 3 तिया 9, 3 5 15। तो अनुपात आ जाएगा 3:5। कितना रेशो आ जाएगा मेरे भाई, 3:5। तो जैसे हम टेबल में डाटा देखते हैं वैसे ही लाइन ग्राफ में केवल सिंपली डाटा देखना पड़ता है, और अलग से आपको कोई किसी प्रकार का दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आपको डाटा देखना होता है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। सिंपली डाटा देखना होता है, हमें बस देख पाएंगे हम डाटा को, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एक और सवाल है इसी डाटा पर बेस्ड कि वर्ष 2014 में दोनों कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या वर्ष 2011 में दोनों कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत है की।
ये का शब्द किसके साथ जुड़ा है? 2011 के साथ में। तो 2011 का डाटा नीचे आएगा और 2014 का डाटा ऊपर आएगा, और इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कैलकुलेशन आपको कर। अब आते हैं हम कैलकुलेशन पर। सर 2014 में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 2014 2014 75 यूनिट और 130 यूनिट, यानी 205 यूनिट। कितना? 205 यूनिट। 2011 में टोटल दोनों कंपनियों द्वारा उत्पादन 120 और 140, यानी 260। कितना? 260। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ऊपर क्या आ गया? बोले 205 और एक जीरो, यानी 20 50 बटे में 26। अब 25 का पहाड़ अगर 200 तक पढ़ते हो तो 200 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, यानी आंसर आपका या तो 80% से ऊपर है या 80% से नीचे, लगभग मामला नज़दीक है। तो मैं पूरे भाग देना चाहूँगा। मैंने कहा अगर 26 का पहाड़ा 8 तक पढ़ते हो तो 208 आता। सर ये तो 205 है, यानी 26 से ये 8 बार तो नहीं कटेगा, यानी 7 बार कटेगा, और 7 के बाद में फिर बहुत बड़ा नंबर बचेगा जो लगभग 9 बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। और ऐसा हमारा एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो जो लगभग वाला केस है उसका थोड़ा सा ध्यान रखा करें। जब भी ऐसी बात बने कि जहाँ लगभग से काम चल सकता है तो लगभग का यूज़ करें हम, है ना। ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालें हमेशा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लाइन ग्राफ हमने समझ लिया है। लाइन ग्राफ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, तो एक क्वेश्चन काफ़ी है इस बात को समझने के लिए। अब कैसा भी सवाल आएगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है, हम आ जाते हैं बार डायग्राम पर। दंड आरेख, इसको बोलते हैं दंड आरेख। दंड आरेख किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? ये टेबल मिलेगी और यहाँ पर कुछ बार बने होंगे या दंड बने होंगे, इनको दंड बोलते हैं, ऐसे करके। और बने होंगे सर ऐसे करके, ऐसे करके। ये या तो मैंने कहा किसी कंपनी के नाम को प्रेजेंट कर रहे होंगे या फिर वर्षों की संख्या को प्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ष। और इधर हमेशा प्रोडक्शन आता है। कंपनी की बात हो रही है तो उनका प्रोडक्शन होगा, या मैं ये कहूँ कि अगर इधर कोई वस्तु है, इधर कोई आर्टिकल के बारे में बात हो रही है, एयर की बात हो रही है, तो उनकी बारंबारता इधर आती है, बारंबारता इधर आती है ना। अब इनका डाटा कई बार, अब इसको ये कई प्रकार का मिलेगा आपको। कई बार तो यहाँ पर डाटा लिखा होगा कि एक्स बाय जेड जो भी मान है इनका ABC है, ऐसा। कई बार यहाँ पर वैल्यू लिखी है, जैसे कि 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है। तो इस तरीके से लाइन खींची होगी जिससे आपको आइडिया लग सके कि इनका मान क्या होगा, इनका मान क्या होगा। और लाइन नहीं खींची होगी तो आपको खुद समझना पड़ेगा। तो तीनों प्रकार से डाटा दिया जा सकता है। पहली बात यह है कि इनके ऊपर डाटा लिखा है तो हम क्लियर हो जाएंगे कि भाई इसका मान x से, बात खत्म, ये किसके बराबर में आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, लाइन खींच के बता देगा कि क्या मान है, ये और भी सरल हो जाता है। मान दिया है तो सबसे सरल, लाइन खींची है तो हमको बस देखना है कि कहाँ टच कर रही है, इसका मान क्या है। अगर लाइन भी नहीं खींची हुई है और मान भी नहीं दिया है तो हमको खुद देखना पड़ेगा कि सर ये कहाँ पहुँच रहा है, 10 होगा कि 11 मान होगा, इसका एग्जैक्ट 20 होगा कि 22 हो जाएगा, ये सेंटर में आ रहा है तो 25 होना चाहिए। ऐसे करके हमें अनुमान लगाना पड़ेगा। अब बात को समझने के लिए सीधे हम सवाल पर चलेंगे तो अच्छे से बात क्लियर होगी। आपके सामने एक सवाल ये रहा, थोड़ा सा ये पिक्चर धुंधली है तो मैं ये डाटा को एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये 2500 है, ये 6000 है, ये 15000 है, और ये 26000 है, और ये 30000। मुझे लगता है कि आपको डाटा दिख रहा होगा। इधर दिया हुआ है 1960, 1970, 1980, 1990 और 2000 और 2000, है ना। ये वर्ष दे रखे हैं आपको, वर्ष। और इधर क्या दिया हुआ है? थिएटरों की संख्या है, ये वाली है जो थिएटरों की संख्या है, 5000, 10000, 15, 20, 25 और 30 तक गया। चूंकि इसकी जरूरत हमें तब पड़ती जब हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया होता। हमें तो हर वर्ष का एग्जैक्ट डाटा इनके ऊपर लिख के दे दिया। ये जितने भी बार बने हुए इनको बार बोलते हैं, बार या दंड। ये जो दंड बने हुए हैं इन सब के ऊपर वैल्यू पहले से ही एग्जामिनर ने लिख के दे दी है, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट वैल्यू इसी में से देख के और उत्तर कर देंगे। उत्तराखंड PSC में पूछा गया 2021 में सवाल कि सर ये बताइए कि दिए गए दंड आरेख के आधार पर ये बताओ कि 1960 से 1990 तक चित्रपट थिएटरों की संख्या में
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सर 1960 में थिएटरों की संख्या कितनी थी? 2500। कितनी? 2500। और 1990 में कितनी हो गई? बोले 26,000। कितनी हो गई? 26,000। तो आप मुझे बताओ कितने की वृद्धि हो गई? तो आपने कहा कि सर ये 23,500 की वृद्धि हुई है। 23,500 की वृद्धि कहाँ से पूछ रहा है? सर 1960 से, मतलब 2,500 से भाग लगेगा। और गुणा किसका होगा? सर 100 का होगा। गुणा किसका होगा? सर 100 का होगा। मैंने कहा 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूं, 25 से ये 4 बार काट दूं, तो आपको 235 में 4 का गुणा करना है। तो 4 दूनी 8, 835 गुणा 4 कितना होता है? 140। यानी ये गुणा करने पर 940%। गुणा करने पर कितना आ रहा है मेरे भाई? 940%। तो इतने की वृद्धि हो चुकी है कितने सालों में? 1960 से लेकर 1990 के बीच में। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? केवल कैलकुलेशन करनी थी, इतनी सी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए, ये था सिंगल क्वेश्चन, एक डाटा पर एक ही क्वेश्चन। अब हम कुछ आगे सवालों की ओर बढ़ेंगे जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे एक ही डाटा पर, कभी 3 मिलेंगे, कभी 5 मिलेंगे। 2025 में एमपीपीएससी ने 5 सवाल पूछे थे और इतना साधारण सा डाटा दिया था दंड आरेख पर, बहुत ईजी, मतलब देख कर बना सको आप। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कीजिए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दी है। कुछ महीनों में सैनिटाइजर की बिक्री हजारों में, किसमें? 1000 में। 1000 से मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ कि जुलाई का डाटा है, जुलाई में 512 बिक्री दे रखी है। 512 नहीं है, 512 के आगे 3 जीरो और लगाओ, 5,12,000 है। क्या है? 5,12,000। ठीक है, ऐसे सबके आगे 3 जीरो लगाओ तो वास्तविक डाटा आएगा। इधर उनकी संख्या पहले से ही लिख दी है और इधर इनकी रेंज दे रखी कि सर 0 से 100, 200, 300, 400, 500, 600। लेकिन हमें जब एग्जैक्ट वैल्यू ऊपर ही मिल गई हर महीने की, तो हमें इधर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधे सवाल पर आएंगे। पहला सवाल क्या है? सर पहला सवाल है कि सर्वेक्षण के तहत कुल महीनों के दौरान कितने सैनिटाइजरों की बिक्री हुई? कुल महीनों के दौरान, यानी इन सब महीनों के दौरान कितने सैनिटाइजर की बिक्री हुई, वो भी 1000 में बताना है। तो मैंने कहा फटाफट से इनको जोड़ना है। जोड़ूंगा कैसे? मैंने कहा इकाई अंक जोड़ो। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में जब भी इतना बड़ी कैलकुलेशन आए कि सर इन पांचों, कितने डाटा है ये? 6 वैल्यूज को जोड़ना है। और बड़े बड़ी संख्या, कोई छोटी मोटी संख्या है नहीं कि 2, 4, 6 को जोड़ना आसान होता है। उस केस में हमारी नजर जाना चाहिए ऑप्शन पर। मैंने जैसे ही ऑप्शन को देखा, मुझे देखने पर पता चला कि सबके इकाई अंक अलग अलग हैं, सबके इकाई अंक अलग अलग हैं। अगर मुझे इकाई अंक ही अलग मिल गया जोड़ने पर, एक तो इकाई अंक की कैलकुलेशन से ही काम चल जाएगा। मैंने कहा जोड़ लो, 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 2 23, 23 और 4 27। कितना? 27। 27 की इकाई अंक क्या होता है? 7। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें इकाई के स्थान पर 7 आ रहा है, यूनिट प्लेस के स्थान पर 7 आ रहा है, तो बात खत्म। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी। इससे ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अननेसेसरी कैलकुलेशन करना है कर लो, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो। बाकी उत्तर कैसे आएगा? बोले 512, 406, 319, 524, 482 और 294। इन सबको जोड़कर आएगा उत्तर, इन सबको जोड़कर आएगा। ये सब जोड़ना आप जोड़ लो, लेकिन जोड़ने की कोई आवश्यकता थी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और सवाल इस पर बेस्ड पूछा गया, जहां पर हमसे प्रतिशतता के बारे में पूछा जाता है, प्रतिशत कंपैरिजन पूछा जाता है। वो थोड़ा ढंग का सवाल होता है, उसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ती कैलकुलेशन में। अगस्त महीने में बिके सैनिटाइजर, जुलाई महीने में बिके सैनिटाइजर का लाभ प्रतिशत का लगभग कितने प्रतिशत है? का लगभग, का किसके साथ लगा? जुलाई के साथ। मतलब अगस्त की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, जुलाई की वैल्यू नीचे, और गुणा कर देंगे किसका? 100 का। ये कैलकुलेशन हमें करना है। सर अगस्त में कितने बिके? अगस्त में 406, 406। जुलाई में कितने हैं? 512, 512 गुना 100। मैंने कहा कुछ बदल सकते हैं क्या इसमें? हमने कहा अगर मैं इसको 405 कर दूं, इसको 405 बटे में 510 गुना 100 करूं, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 51 से भाग लगा सकते हैं? मैंने कहा लगा सकते हैं यार। 5 अट्ठे 40, 8। मुझे एग्जैक्ट करना चाहिए, है ना? एग्जैक्ट ही करना चाहिए। एग्जैक्ट भाग देने में इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, इतना भी बड़ा मुश्किल नहीं है। अच्छा ऑप्शन, हाँ काफ़ी दूर दूर लग रहे हैं ऑप्शन। 79, 67, 83, 85 दूर दूर हैं थोड़ा।
तो हम ऐसा कर सकते थे कि ये 405 ले लें, इसको 510 ले लो गुना 100। तो पहले तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, ये 51 है। अब मैंने कहा 51 को इसको काटूं इससे मैं, तो ये 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, सॉरी 8 बार नहीं जाएगा ना, 51 से 8 बार, 8 का गुणा करूं मैं, 51 गुणा 8 करता हूं तो ये क्या होगा 8 और 8 पंजे 40, 408 बनेगा, जबकि ये 405 है। मतलब पूरा 8 बार तो नहीं कटेगा, 8 बार नहीं कटेगा तो नज़दीकी ऑप्शन मेरा कौन सा है, 8 से नीचे वाला, बोले 79 है। 8 से नीचे वाला क्या है 79 है, एक ही ऑप्शन ऐसा आ रहा था, तो उत्तर आ जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो आप भाग देके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये पूछा गया था MPPSC 2015 में, ये भी बार डाइग्राम पर बेस्ड सवाल था और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 सवाल आए थे। आपको ये क्वेश्चनों का डाटा यहाँ पे दे दिया गया कि इधर क्या है, महीनों की संख्या जनवरी से लेकर दिसंबर तक बारिश का डाटा दिया हुआ है, और इधर बारिश इंच में दे रखी है, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 और 5 तक, ठीक है। और सबके आगे लाइन खिंची हुई है, सबके आगे लाइन, जैसे ये डाटा है मार्च का, तो ये किसको बता रहा है 1 को, ऐसी फरवरी का 1.5 को, जनवरी का 2 को, अप्रैल का डाटा है 2.5 को बता रहा है, मई का 3 को बता रहा है। तो बहुत क्लियर है, एकदम क्लियर है कि किसका मान कितना होगा। अब सवाल पर आ जाते हैं, ये तो निर्देश था, तो इस पर बेस्ड पहला सवाल क्या था। पहला सवाल है कि जनवरी में वर्षा जुलाई की वर्षा की तुलना में कितनी है। सर जनवरी में जो वर्षा हुई है वो कितनी है, 2 इंच, और जुलाई में जो वर्षा हुई थी वो कितनी है सर, 4 इंच। जुलाई में जो वर्षा हुई थी वो कितनी है, 4 इंच। तो ये वर्षा इसकी कितने गुनी है, तो मैंने कहा ये जो वर्षा है इसकी x गुनी है, तो इसको बराबर कर दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये डबल है मतलब, तो इसकी आधी हो जाएगी। अब मुझे आप खुद ही बता दो कि जनवरी में ये हुई, जुलाई में 4 हुई, तो ये पहली वाली वर्षा इसकी कितनी गुनी है, बोले आधी है। आधी क्या होती है 0.5 गुनी, आधी क्या होती है 0.5 गुनी, पर 0.5 का मतलब तो आधा ही होता है ना, आधे, ये इसका आधा है ना पहला वाला। पहले वाले के बारे में पूछा है कि जनवरी में वर्षा जुलाई की वर्षा की तुलना में कितनी, जुलाई की तुलना में कितनी है, तो आधी है, ठीक है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में हुई वर्षा पूरे वर्ष की कुल वर्षा का कितने प्रतिशत है। तो पहले मैं देखूंगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितनी वर्षा हुई है, बोले ये 4 है, अगस्त में 4.5 है और सितंबर में 3.5 है। तीनों को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 4 12, कितनी होगी 12। और पूरे साल में फरवरी को छोड़कर, फरवरी को छोड़ दूं मैं, फरवरी को काउंट नहीं करूं, तो जनवरी में कितनी हुई थी 2, फरवरी में तो काउंट ही नहीं करना है मुझे, मार्च में 1 और अप्रैल में 2.5, मई में कितनी है 3, जून में कितनी है 3.5, इनमें मैंने लिख दिए पहले, अक्टूबर में 3 है, नवंबर में 2 है और दिसंबर में 1 है। सबको जोड़ लो, 1 2 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 1 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 और 3 21, 21.5 और 3 24.5, 25 और 2 27, 28 और 2 30, कितनी है 30, गुना में 100, 1 0 से 1 0, 3 से 4 बार, यानी कितना आ जाएगा 40%। कितना आ जाएगा भाई 40%, कितना आ जाएगा 40%। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल क्या है कि मार्च, जून और सितंबर में हुई कुल वर्षा का जनवरी, जुलाई और नवंबर में हुई कुल वर्षा से अनुपात क्या होगा। मार्च, जून और सितंबर, मार्च, जून और सितंबर में हुई कुल वर्षा। सर मार्च में कितनी हुई 1, जून में 3.5 और सितंबर, सितंबर में कितनी है 3.5, 3.5, 3.5, 7 और 1 8। इसका किससे अनुपात निकालना है, जनवरी, जुलाई और नवंबर। सर नवंबर में कितनी हुई है, नवंबर में 2 और जुलाई में 4 और जनवरी में 2।
2 4 6 2 8 अनुपात क्या आ जाएगा 1:1। क्या जाएगा दोस्त 1:1। तो इतना सरल डाटा दिया था भाई एमपीपीएससी ने 2025 के पेपर में, इतना इजी डाटा दिया था। मतलब आप अगर इसको ठीक से देखना समझते हैं, देख सकते हैं, तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं। आपको डाटा वो जस्ट देखना है और उत्तर करना है। जैसे रेशो पूछा गया तो हमको जोड़कर तीनों का मान लिखना है, फिर रेशो में तीनों का मान लिखना है। 8 से 8 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1:1। एक और सवाल इसी पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सर मई में वर्षा फरवरी की तुलना में कितनी हुई। मई में जो वर्षा हुई है वो कितनी हुई है 3, फरवरी में कितनी हुई थी 1.5। तो फरवरी की तुलना में मई में कितनी हो गई सर 2 गुनी। मई में जो वर्षा हुई है फरवरी की तुलना में, किसकी, फरवरी की तुलना में, तो फरवरी की तुलना में कितनी है, डबल है। फरवरी के कंपैरिजन में मई की वर्षा डबल है। ठीक है, एक और सवाल। अगस्त और सितंबर में हुई कुल वर्षा अप्रैल और फरवरी में हुई कुल वर्षा से कितनी प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। अगस्त और सितंबर में हुई कुल वर्षा, अगस्त में कितनी हुई 4.5, और सितंबर में कितनी हुई सर 3.5। अगस्त और सितंबर में हुई कुल वर्षा 4.5 और 3.5 होता है 8, और अप्रैल और फरवरी में हुई कुल वर्षा से, अप्रैल और फरवरी में कितनी हुई है सर, फरवरी में 1.5 है और अप्रैल में 2.5 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4। तो ये कह रहा है कि अगस्त और सितंबर में हुई कुल वर्षा अप्रैल और फरवरी में हुई कुल वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमने देखा ये कितनी ज़्यादा है 4, किससे, इससे 4/4 गुणा 100, यानी 100% ज़्यादा है, 100% ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है सर 100%। डबल मतलब 100% होता है, डबल है इसका मतलब 100% है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, ये भी दंड आरेख पर बेस्ड है, मतलब बार डायग्राम है। अभी तक जो हमने देखा था उसमें क्या है, एक ही वैल्यू दी जा रही थी। अभी तक दंड आरेख में आपको एक ही कंपनी के बारे में या एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही थी। जैसे अभी क्या हो रही थी, 12 महीने की वर्षा के बारे में बात हो रही थी, केवल वर्षा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 5 राज्य दे रखे हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, और इसमें डाटा 2 लोगों का दे रखा है, महिलाओं का, पुरुषों का। ये पुरुष हैं जो खाली वाले दंड आरेख में दिख रहे हैं, और जो भरा हुआ ब्लैक कलर का दंड आरेख है उसमें महिलाओं का डाटा दिख रहा है। अब इस पर बेस्ड 2 या 3 सवाल इसमें दिए गए होंगे। जैसे इस डाटा को समझो, तमिलनाडु के बारे में क्या कहा गया है कि तमिलनाडु में 200 पुरुष हैं और 180 महिलाएं। अच्छा, पुरुष कैसे पता चला, जो खाली वाला बॉक्स है वो पुरुषों को बता रहा है, जो भरा हुआ ब्लैक कलर का है वो महिलाओं को बता रहा है। ठीक है, अब सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है, सवाल है कि तमिलनाडु में पुरुषों की संख्या और पश्चिम बंगाल में महिलाओं की संख्या का अनुपात बताओ। तमिलनाडु में पुरुष कितने हैं, बोले 200, और पश्चिम बंगाल में महिलाएं कितनी, 255, कितनी 255। 5 से कट जाएगा, 5 से ये 40 बार, और 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 40:51, 40:51, यानी कि उत्तर डी, उत्तर डी। उम्मीद है ऐसे सवालों को आप कर लोगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक साथ सभी 5 राज्यों की महिलाओं की औसत संख्या हजारों में कितनी है, हजारों। ठीक है, एक साथ सभी 5 राज्यों की महिलाओं की संख्या। सर महिलाएं कौन सी हैं, जो ब्लैक वाला दंड आरेख बता रहा है, ये मैंने जो सर्कल कर दिया वो, ये महिलाओं की संख्या। तो हम यहीं जोड़ लें इनको, बोले 5 5 10, 5 15 की 5, हासिल की 1 6 और 1 7, 7 14, 14 और 8 22 की 2, हासिल की 2 4, 2 6 7 9 10, 1025। राज्य कितने सर, 1 2 3 4 5, तो 5 से लगा दो भाग, 5 दूनी 10, 0 5 पंजे 25, एवरेज कितना आ जाएगा 205। एवरेज कितना होगा मेरे भाई 205। कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अगर हमें सिंगल वैल्यू दी, सिंगल एलिमेंट का मान दिया होता है तो हम सिंगल का निकाल देंगे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू दे रखी है, जैसे मैं यहाँ बोलता कि वो महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर तीनों की वैल्यू देना चाहता, तीनों की दे सकता था, हम तीनों की कैलकुलेशन कर सकते थे। बस जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ दी होंगी उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता चला जाएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनता जाएगा। चलिए एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि 2 चीज़ें दे रखी हैं,
एक तो दंड आरेख दिया हुआ है यानी बार डायग्राम दिया हुआ है, दूसरा एक टेबल दे रखी है। और टेबल क्या बता रहा है, यहाँ पे बताया गया कि आलेख से आंकड़ों का उपयोग करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये तो 5 कंपनियां हैं, ये 5 कंपनियों में काम करने वाले लोगों PQRST, ये उनकी संख्या है कि बोले P में काम करने वाले 700 लोग हैं, Q में काम करने वाले 750 हैं, R वाले लोग 900 हैं और S वाले 800 हैं और T वाले 950 हैं। फिर इधर मेल और फीमेल का रेशो दिया गया है, यहाँ पे लिखा है पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का क्या है, अनुपात है, रेशो है। हालांकि ये टेबल बना दी, कायदे से ऐसा रेशो लगा होना चाहिए, ठीक, कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। ये रेशो दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर P कंपनी में 700 लोग हैं तो उसमें से वो 700 लोग 5-7 के अनुपात में हैं, 5 पुरुष हैं 9 महिला है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब हम सवाल पर आएंगे। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है कि सेक्टर Q से पुरुष यानी कि मेल और सेक्टर P से महिला यानी कि फीमेल की कुल संख्या बताना है। तो मैंने कहा P में टोटल लोग कितने हैं, P में 700 लोग हैं और उनका अनुपात कितना है, 5-9। P में 700 लोग, अच्छा P का नहीं निकालना, P इधर आएगा। Q में कितने लोग हैं, पुरुषों की संख्या निकालनी है ना, Q में 750 लोग हैं, Q में 750 लोग हैं। और अगर रेशो की मैं बात करता हूं, तो Q में जो रेशो है वो 8-7 का अनुपात है, यानी जोड़ देंगे तो क्या ये 15 बनेगा, जिसमें 8 पुरुष हैं 7 महिलाएं हैं। तो जोड़ने पर कितना आएगा, बोले 15, कितना आएगा जोड़ने पर सर 15, तो बटे में तो 15 आ जाएगा और पुरुषों की संख्या निकालनी है तो 8 से गुणा हो जाएगा, तो 15×5 75 यानी 50 बार, मतलब ये 400 आ गया। और P सेक्टर में 700 टोटल महिला और पुरुष हैं, 700 टोटल महिला और पुरुष हैं, जिसमें से महिला और पुरुष का अनुपात कितना है, 5:9। 9 और 5 कितना होता है, बोले 14, 9×5 14 होता है। महिलाओं की संख्या निकालनी है, वो कितनी है, 9 है, महिलाओं की संख्या 9 है। तो बटे में क्या आएगा 14, गुणा में क्या आएगा 9, मल्टीप्लाई में क्या आएगा सर 9, 14×5 70, 50 बार, 5×9 45, 450। अब इन दोनों को जोड़ के उत्तर हमें करना था, तो 400 और 450 कितना होता है, बोले 850। 400 और 450 का सम कितना हो जाएगा, 850, ठीक है। एक और सवाल, सेक्टर S से पुरुषों की संख्या बताओ, किसमें बतानी है, सेक्टर S में, किसकी, मेल की, किसकी संख्या बतानी है मेरे भाई, मेल की। तो हमने कहा सेक्टर S में टोटल लोग कितने, बोले 950, कितने हैं, 950 गुना, रेशो देखते हैं इसका, रेशो क्या है सेक्टर S में, बोले रेशो है 3:5, 3:5 यानी कि 8, और पुरुष कितने हैं, 3, 8 बटे में आएगा, 3 गुणा में आएगा, 3 गुणा में आएगा। सेक्टर S में 950 नहीं है भाई, 800 ही है, 800 है, ये तो ठीक है मान ले लिया था मैंने, 800 है ये, 800, 900 नहीं है, क्योंकि कटना चाहिए ना पूरा, इससे काटा इसको तो 100 बार कट गया, 100 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। तो सेक्टर S में पुरुषों की संख्या कितनी है भाई, सेक्टर S में पुरुषों की संख्या कितनी है, 300 है। क्या इस तरह के सवालों को कर पाओगे, कोई समस्या है, नहीं है। मतलब अभी तक हमने देखा था बार डायग्राम में कैसे सवाल थे जिसमें सिंगल बार दिए होते, फिर हमें थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन मिले जिसमें डबल बार मिले, तीसरे टाइप का सवाल मिला कि सर 2 डायग्राम को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, आपको टेबल भी दिए साथ में और बार डायग्राम भी दिया, तो दोनों को हमने एक साथ भी सॉल्व किया। अब बात करेंगे हम पाई चार्ट की, पाई चार्ट क्या होता है पहले तो, पाई चार्ट आपको कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार के पाई चार्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब मैं 2 पाई चार्ट इसलिए बना रहा हूँ कि आपको 2 तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। मैंने पहला पाई चार्ट बनाया, मैंने कहा ये इसका एक सर्कल है, पाई चार्ट क्या, एक सर्कल है, और ये सर्कल है, इसका एक केंद्र है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जो इसमें एंगल बनता होगा वो कितने डिग्री का बनेगा, तो आप बोलेंगे 360 डिग्री का बनेगा, कितने का, 360 डिग्री। मैंने फिर इसको अलग अलग सेक्टर में बांट दिया, मैंने कहा एक वैल्यू यहाँ लिखी जाती है,
एक यहाँ लिखी जाती है, एक ऐसे लिखी जाती है, एक ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी जाती होंगी, सपोज यहाँ 90 डिग्री लिखा जाता होगा, यहाँ 40 डिग्री लिखा जाता होगा, यहाँ 50 डिग्री लिखा जाता होगा, और यहाँ 70 डिग्री लिखा जाता होगा, यहाँ 110 डिग्री लिखा जाता होगा। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो इसका मान कितना डिग्री होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। कितना? 360 डिग्री। मैंने एक दूसरा चार्ट बनाया, मैंने कहा इसका एक केंद्र है, यहाँ से यहाँ लाइन खींची, यहाँ खींचा, ये 25% परसेंटेज में बनाया। मैंने कहा ये 40% है, ये भी 25% है, ये तो ये 30% है, 30 और 30 60, फिर कोई बात नहीं है, 60 और 20 80 85 और 15% है। आप अभी इस पर मत जाना कि ये छोटा है ये बड़ा है, चलो मैं वैसे ही मान लिख देता हूँ, ऐसा करके। ये 10% है, ये 15% है, ये 25% है, 40 10 50, ये 20% है, और ये 30% है। ठीक है, ऐसा करके वैल्यू लिखिए। आप देखते हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें आपको जो डाटा दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? डिग्री में। किस में दिया हुआ है इसमें डाटा? सर इसमें डाटा जो दिया है मुझे डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री में दिया है। और इधर जो डाटा आपको दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? सर आपने कहा इसमें जो डाटा दिया है मुझे वो परसेंट में दिया है, परसेंट में दिया हुआ है, परसेंट में दिया है। सर परसेंट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? बोले 100। सर डिग्री कितनी हो सकती है? इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? सर इसकी 360 डिग्री होगी। अगर मैं इस पूरे सर्कल की बात करूं, इस वृत्त की बात करूं, तो इसका मान डिग्री में कितना होगा? 360। 360 से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप इनको जोड़ेंगे तो ये 200 270 310 360 हो जाएगा। मैंने लिखा भी है जोड़ के, क्योंकि इससे ज़्यादा का मान आ ही नहीं सकता इसके अंदर, इससे ज़्यादा का मान इसमें हो नहीं सकता। अब देखो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में कनेक्शन क्या होता है। आपको सवाल या तो इस फॉर्म में दिया होगा या इस फॉर्म में दिया होगा, दोनों में से कोई एक तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। मैं आपसे कहूँ कि इसका जो भी मान दिया, मैंने कहा इस चार्ट में जो भी वैल्यू दी है इसका रुपीज में एक मान दे दिया गया, बोले ये 7200 के बराबर है, 7200 के बराबर है, 7200 के बराबर है। तो मैंने कहा एक बात बताओ भाई, पहली बात तो ये कि डिग्री में इस सर्कल का मान कितना होता है? 360, और परसेंटेज में कितना होता है? 100। परसेंटेज में कितना होता है? 100। तो आप ये कह सकते हो कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10% बराबर, 10% बराबर क्या होगा? तो आप बोल पाओगे 36 डिग्री, बोल पाओगे? चलिए इस बात पर अच्छे से मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैंने कहा ये 100% का डायग्राम है और इधर ये 360 डिग्री का है, तो 360 डिग्री बराबर है 100% के। हमने कहा एक जीरो को मैं काट दूं तो 10% बराबर क्या बोलोगे? बोले 36 डिग्री, क्योंकि एक जीरो कट जाएगा, 36 डिग्री। हमने कहा कोई आपसे पूछे कि 5% बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 18 डिग्री। हमने कहा 15% पूछे तो बता दोगे? बोले बहुत आसान है, 18 × 54 डिग्री। ये हमेशा होगा। डाटा आपको रुपीज में कुछ भी दिया हो, डाटा आपको 20,000 50,000 1 लाख कुछ भी दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये कन्वर्जन पता होना चाहिए, फिक्स है कन्वर्जन। 100% बराबर 360 डिग्री के, तो 10% 36 डिग्री के, 5% 18 डिग्री के, 15% 54 डिग्री के। अगर कोई पूछेगा हमसे 20%, तो इसका डबल हो रहा है, तो हम 36 का डबल, बोले 72 डिग्री के बराबर होता है। सर कोई हमसे 1% पूछे तो बोले 1% 3.6 डिग्री के बराबर होता है। 1% किसके बराबर होता है सर? 3.6 डिग्री के बराबर होता है। ये कन्वर्जन आपके दिमाग में होना चाहिए, ये कन्वर्जन थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए, इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई समस्या है क्या? हमने क्या कहा कि या तो इस डायग्राम को 100% का बना लो या फिर 360 डिग्री का बना लो। तो 100% 360 डिग्री के है तो 10% क्या 36 डिग्री के बराबर आएगा? मैंने कहा 1%, सर 1% फिर 3.6 डिग्री के बराबर होगा। मैंने कहा अगर 5% निकालना है तो 18 डिग्री हो जाएगा। सर आधा कर रहे हैं तो ये भी आधा हो जाएगा। सर इसका 3 गुना करेंगे तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। 10 का डबल करोगे 20, तो ये भी 36 का डबल 72 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा कि इस वैल्यू का, इस जो डायग्राम है इसका मान 7200 रुपये दिया हुआ है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 360 डिग्री बराबर है 7200 रुपये के। एक जीरो से अगर एक जीरो काट लो और 36 दूनी 72 कर दो, तो आप बोल पाओगे
कि 1 डिग्री का मान 20 रुपये है। 1 डिग्री का मान क्या है भाई? 20 रुपये है। अगर आपसे कोई पूछे, इनके एक्चुअल में नाम होते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि बताओ ए का हिस्सा कितने रुपए होगा? ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 20 का गुणा होगा सीधे 90 में, यानी 1800 रुपये, यानी 1800 रुपये। मतलब गुणा करना, सीधे गुणा करना। ठीक है, हमने 1 डिग्री का मान निकाल लिया, 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 90 का गुणा करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। समझ पाए इस बात को? मैंने क्या कहा? पहले 2 डायग्राम बताए, एक डिग्री पर बेस्ड, दूसरा परसेंटेज पर। परसेंटेज को डिग्री से कंपेयर किया तो 1 डिग्री 1% बराबर 3.6 डिग्री का होता है। क्लियर है? अब आते हैं सीधे हम सवाल पर। एक सवाल हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि निम्न चार्ट के अनुसार कुल नामांकन संख्या अगर 2500 है, कुल नामांकन संख्या 2500 है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो चार्ट दिया है ये प्रतिशत में दिया है, यानी ये परसेंटेज की मैं बात करूं तो ये 100% का चार्ट है। ये जो चार्ट है, पाई चार्ट जो बना है 100% का। आप बोले कैसे? आप चाहो तो जोड़ लो, 25 25 50 और 35 85 और 15 100। और हमेशा अगर परसेंटेज में कोई पाई चार्ट बनाए तो 100% का होगा, और डिग्री में बनाए तो 360 डिग्री का होगा। इसमें कोई डाउट या संशय नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है भाई? अब देखिए, वो बोलता है अगर कुल नामांकन 2500 है तो 10वीं कक्षा में, सर 10वीं कक्षा कहाँ? ये रहा 10वीं कक्षा, 15% छात्र है। सर टोटल स्टूडेंट कितने? 15, 2500। आप ऐसे भी बोल सकते थे 100% का मान सवाल में कितना दे रखा है? 2500। 2500 तो 1% का मान कितना आएगा? हमने कहा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो, 1% का मान होगा 25। 1% का मान कितना होगा? 25। उसने कहा कक्षा 10 में कितने छात्र नामांकित हैं? कक्षा 10 में 15% छात्र हैं। सर 25 में 15 का गुणा कर लो, 25 में 15 का गुणा कर लो, 25 गुणा 15, 25 गुणा 15 आ जाएगा 375। कितना आ जाएगा? 375, ऑप्शन डी। 375 ऑप्शन डी। ठीक है, कर पाएंगे? अब हम सभी तरह के सवाल लेंगे, डिग्री वाले भी लेंगे, परसेंटेज वाले लेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चंस को लेंगे। ऐसे भी सवाल आएंगे जिनमें डिग्री का परसेंटेज में कन्वर्जन और परसेंटेज का डिग्री में कन्वर्जन देखने को मिलेगा। जैसे मैं ये बोल दूं कि यहाँ बी का मान 70% लिखा है, तो सर बी का केंद्रीय कोण क्या होगा? मतलब यहाँ पे अगर जो कोण बनाएंगे वो कितने के बराबर होगा, तो वो भी हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? बोले 1% बराबर अगर 3.6 डिग्री है तो 17% बराबर कितना आएगा? तो 3.6 गुणा 17 करके निकालते हैं। ठीक है, जब सवाल आएगा तब हम उस बात पर आएंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया है इसमें बोला गया है कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और विभिन्न ब्रांड के लैपटॉप की विक्रय पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। लैपटॉपों की कुल संख्या जो है वो 70,000 है। सर मुझे जो डाटा दिया है ABCDE का, ये 5 कंपनियों के लैपटॉप हैं, टोटल मिलाकर 70,000 है। 70,000 है, परसेंटेज में ये कितना होगा? बोले 100, यानी हमें 100% का जो वैल्यू दे रखा है वो कितनी है? 70,000। तो 1% बराबर बता सकते हो? बोले 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1% का जो मान है वो 700 है। 1% का जो मान है वो 700, बात खत्म। इसका यूज करके हम पूरे सवाल का आंसर देंगे। जितने भी सवाल होंगे इस डाटा का इस्तेमाल करेंगे कि 1% का मान 700 होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब पहले सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है कि ब्रांड डी और ब्रांड बी के द्वारा बेचे गए लैपटॉपों की संख्या के बीच का अंतर बताओ। बी और डी के बीच का अंतर, सर बी ये रहा और डी ये रहा, बी और डी के बीच का अंतर कितना? ये 30% बेचता है, ये 17%। 30 में से 17 घटाओ तो 13। कितने का अंतर आया? 13 का। 13% का अंतर है, तो 13% का मान कितना होगा? बोले 1% बराबर कितना था? अभी बताया 700, तो 13% बराबर कितना होगा? बोले 700 का गुणा करो, 13 7 91, 13 7 91, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, कर पाएंगे ना? 1% की वैल्यू अगर 700 निकली है, वो इसी सवाल का डाटा है। समझ पा रहे हैं ना बात को? यही तो डायग्राम बना हुआ था। देखिए एक बार वो मूल डाटा को दे देता है निर्देशों में, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है। ये पाई चार्ट आपको एक जगह देखने को मिलेगा, मैंने तो हर स्लाइड की वजह से हर स्लाइड पे लगा दिया है कि आपको बैक करके नहीं देखना पड़े, यही सवाल को पढ़े और यहीं पर आप डायग्राम देखें। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रांड ए और सी द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए लैपटॉप की संख्या ज्ञात करो। ए और सी द्वारा, सर ए प्लस सी द्वारा कितने लैपटॉप बेचे जा रहे हैं? बोलिए ए और ये सी है, तो 11 और 23 कितना हो गया? बोले 34%। कितने? 34%। हमें पता है 1% का मान कितना? 700, तो 34% का मान कितना? बोले इसमें 700 का गुणा करो, तो 2 तो जीरो आएंगे,
7 चौके 28, लास्ट में 800 आने वाला है। ऑप्शन ये गलत, ये गलत, ये गलत, एक ही उत्तर सही था, एक ही उत्तर सही था। अब आप इतनी छोटी संख्या है तो उसको गुणा कर देना, मतलब इतनी छोटी संख्या में या इतने सरल नंबर में आप उसको छोड़ना मत, है ना, मल्टीप्लाई कर देना। ये मैंने आपको जो दूसरा रास्ता बताया वो इसलिए बताया है कि कभी कोई ऐसा मुश्किल नंबर होता है जो डेसिमल में होता है और मुझे इकाई अंक अलग अलग दिख रहे हैं, तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, इकाई अंक पर बात बन जाती है हमारी 8 पर। यहाँ पर एक ही आंसर में 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो उत्तर मुझे मिल गया, बात खत्म। ठीक है, तो फिर आगे हम दिमाग नहीं लगाते उसमें। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। ये पूछा था एमपीपीएससी 2025 में, ये एमपीपीएससी 2025 में पूछा गया भैया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट सवाल है। चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें आप लोग मेरे साथ। चलो भाई कौन बताएगा इस क्वेश्चन का उत्तर? कोई नहीं कोई नहीं, क्यों नहीं बताएगा कोई? चलो मैं ही बता देता हूँ फिर। यहाँ पर डाटा दिया है गणित, हिंदी, संगीत, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान। ये एमपीपीएससी ने पूछा है। ये परसेंटेज दिए हैं कि ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ाई करता है, उसके द्वारा प्रत्येक विषय पर दिए गए समय को निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाया गया है कि जो 8 घंटे की पढ़ाई करता है उसमें से 20% समय गणित को देता है, 20% विज्ञान को, 25% सामाजिक विज्ञान को, अंग्रेजी को 10%, संगीत को 5% और हिंदी को 20% देता है। इस प्रकार से वो टाइम अपना देता है। ठीक है, अब वो 8 घंटे पढ़ाई करता है। मैंने कहा परसेंटेज की मैं बात करूं तो ये 100% का डायग्राम है, और टोटल टाइम की बात करूं तो वो 8 घंटे पढ़ाई करता है। 8 घंटे को मैं मिनट में बदलूं तो 8 गुणा 60 होगा क्या? 8 घंटे को अगर हम मिनट में बदलें तो क्या 8 गुणा 60 होगा? 8 चौके 48 यानी 480 मिनट, 480 मिनट। तो हमने कहा 100% का मान इतना है 480, तो एक जीरो से अगर एक जीरो काटो तो 10% का मान कितना आ जाएगा? 48। और मुझे कितने का चाहिए? 20% का मान। क्या बताना है मुझे? गणित में कितने मिनट पड़ता है? सर गणित में 20% पड़ता है, तो 20% का मान कितना हो जाएगा? 48 का डबल 96 मिनट। 48 का डबल कितना हो जाएगा मेरे भाई? 96 मिनट, ऑप्शन सी। 96 मिनट, ऑप्शन सी। इतना सही क्वेश्चन था। क्वेश्चन इजी आते हैं, हमें समझने की देर है बस, हमें कितना समझ में आता है ये मायने रखता है। ठीक है, क्वेश्चन आसान आते हैं बाकी के। अगर आप करने का तरीका अच्छा है, आप पहले समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को कि नहीं, तो सवाल मुश्किल नहीं। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन देखे थे वो परसेंटेज बेस्ड थे। अगला जो सवाल है वो हमारा डिग्री बेस्ड है, मतलब जो डाटा दिया है वो डिग्री में दिया है परसेंटेज की जगह। अभी तक जो 2 सवाल थे वो डिग्री में ना दे के परसेंटेज में दिए हुए थे। तो इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि चित्र को ध्यानपूर्वक देखें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले खर्च को बताया गया। एक किताब को हम छपवाते हैं तो उसमें कई प्रकार के खर्च आते हैं, जैसे कागज़, फिर छपाई होती है, फिर उसका एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, फिर हमें रॉयल्टी भी देनी पड़ती है, और विविध मतलब अन्य खर्चे भी होते हैं। तो उनका जो मान है वो किस में दिया हुआ है? डिग्री में। कि कागज़ पर 108 डिग्री का खर्चा है, 72 डिग्री छपाई पर, 40 डिग्री का विज्ञापन पर, 80 डिग्री विविध पर और रॉयल्टी पर 60 डिग्री है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि कुल मिलाकर जो किताब पर खर्चा है वो 360 डिग्री का है। कितने का? 360 डिग्री का। इसकी वैल्यू हमें दी नहीं है तो मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। अब सीधे मैं सवाल पर आऊँगा। सर पहला सवाल क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है यदि कागज पर होने वाला खर्च 1440। अच्छा, एक चीज और सुन लें, जैसे इस क्वेश्चन में 1440 किस पर खर्च दिया है? कागज पर खर्च। अब ये हो सकता है अन्य क्वेश्चन में आंसर गलत नहीं कुछ और निकले, उसका कारण क्या होगा? अन्य क्वेश्चन में जो डाटा दिया होगा हम उससे तुलना करेंगे। देखो एक तो क्या होता है कि वो पहले ही दे देता कि सर इस पर जो खर्च होगा वो 2,16,000 होगा, ऐसा करके दे देता, तो हम इससे तुलना करते और 1 डिग्री का मान निकालते, उसको हर जगह अप्लाई करते। दूसरी बात ये है कि ये डाटा दिए ही नहीं है उन्होंने। अब आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग डाटा हो सकता है। जैसे यहाँ पे बोला गया कि कागज पर खर्च होने वाला जो खर्चा है, कागज पर होने वाला जो खर्चा है वो 1440 का है। मैंने कहा कागज पर कितना खर्चा हो रहा है? तो आपने कहा 108 डिग्री का। कितना? 108 डिग्री का। इस 108 डिग्री का जो मान है वो कितना है? 1440। 1440 है। तो विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ? सर विज्ञापन पर 40 डिग्री खर्चा हो रहा है। कितना? 40 डिग्री। 40 डिग्री। मैंने कहा इसको 12 से काट देते हैं। हमने 12 से इसको काटा, 12 9 108
और 12 144 120। 9 से इसको काटेंगे, कट जाएगा क्या? 9 से तो नहीं कटेगा। अब मुझे कितने का मान चाहिए? 40 डिग्री का। 40 डिग्री का मैंने कहा 1 डिग्री का मान कितना आएगा, तो आपने कहा 120/9, और 40 डिग्री का मान चाहिए तो 40 का गुणा कर दो। जब हम 9 से भाग देंगे पूरा नहीं कटेगा, तो डेसिमल वाली स्थिति केवल एक जगह मुझे दिखाई देती है, सी ऑप्शन में। ये भी गलत है। डेसिमल वाली जो कंडीशन है केवल एक ऑप्शन में दिखाई देती है, तो मैं उससे ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है कि मुझे तो कैलकुलेट करना ही है, तो आप 12 चौके 48, 4800 में 9 का भाग लगा के देख लो, 533.33 ही आएगा। ठीक है, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। यदि छपाई पर होने वाला खर्चा, व्यय मतलब खर्चा 18,000 रुपये। मैंने कहा सर छपाई पर कितना खर्च हो रहा है? 72 डिग्री। कितना सर? 72 डिग्री। 72 डिग्री का मान सवाल में कितना दे रखा है? 18,000। 18,000। 72 डिग्री का मान 18,000 दिया हुआ है। 18,000 दिया है, तो रॉयल्टी पर होने वाले खर्च का, तो विज्ञापन और रॉयल्टी, सर विज्ञापन पर कितना होता है? 40 डिग्री, और रॉयल्टी पर कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। इन दोनों का अंतर कितने का है? तो आपने कहा 20 का। अंतर कितने का? 20 डिग्री का। मतलब मुझे मान जो निकालना है वो 20 डिग्री का निकालना। बात को समझो, ऐसा नहीं है कि हम 1 डिग्री पर काटा पीटी करके 1 डिग्री पर आएंगे। हम पहले ये समझेंगे कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। सर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि विज्ञापन और रॉयल्टी का अंतर, विज्ञापन और रॉयल्टी का अंतर, बोले 60 और 40 का अंतर पूछा गया है, जो कि 20 डिग्री होता है। मतलब 20 डिग्री का मान मुझे चाहिए। तो मैंने कहा 20 डिग्री का मान चाहिए, मैं इसको 36 से काटूं, 36 दूनी 72, और 36 पंजे 180, यानी कि 500। कितना आ गया? 500 रुपये। 2 डिग्री का मान 500 है, मुझे 20 डिग्री का मान चाहिए। कितने का? 20 डिग्री का मान। देखो इतनी सी बात आपकी समझ में आना चाहिए कि सर 2 ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसका 10 गुना करना आसान है। तो मैंने कहा सर इसका भी 10 गुना कर दो, तो 500 का 10 गुना करें मतलब 5,000 आ जाएगा। तो 20 डिग्री का मान कितना होगा मेरे दोस्त? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये होगा। ये 5,000 रुपये क्या है? विज्ञापन और रॉयल्टी पर होने वाले खर्च का अंतर है। ये क्या है? विज्ञापन और रॉयल्टी पर होने वाले खर्च का अंतर है। ठीक है, अगला सवाल इसी डाटा पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां देखने को मिला कि विविध खर्च में होने वाले खर्च को प्रतिशत में बदलो। सर विविध पर कितना खर्चा होता है? बोले 80 डिग्री। विविध पर कितना होता है? 80 डिग्री। ये 80 डिग्री कितने में से होता है? अगर ये प्रतिशत में होता तो मैं प्रतिशत से देखता। ये टोटल कितने में से होता है? विविध पर होने वाला खर्च कितने में से होता है? बोले 360 डिग्री में से होता है। और ये जो फ्रैक्शन आ गया इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं? आपने कहा यस सर। 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 से 9 बार, ये 2/9 बन गया। 2/9 गुणा 100 क्या होता है? बोले 22 सही 2/9। 22 सही 2/9 प्रतिशत। 22 सही 22:2/9%। ठीक है, कर पाएंगे हम? कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि विज्ञापन पर होने वाला खर्च 24,000 रुपये है और प्रकाशक ने कुल मिलाकर 500 पुस्तकें छपवाई हों, तो किताब को वह कितने रुपए में बेचे जिससे 25% का लाभ? 25% का लाभ। सर आपको एक खर्चा दिया, मैंने ये बात पहले ही बता दी थी आपको कि यहाँ पर विज्ञापन पर खर्च कुछ और दिया है, कहीं और कुछ और निकलेगा। हर सवाल में अलग अलग निकल सकता है, क्योंकि इसमें एक एग्जैक्ट वैल्यू शुरुआत में नहीं दी, जो फिक्स वैल्यू थी वो नहीं दी। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग वैल्यू वो बोल रहा है। विज्ञापन पर होने वाला खर्च डिग्री में कितना है? तो आपने कहा 40 डिग्री। कितना? 40 डिग्री। और यहाँ कितना दे रखा है? बोले 24,000। तो 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 0 से 0, 4 से 600 बार, 600। 1 डिग्री का मान कितना आ गया? 600 रुपये। अब वो कहता है प्रकाशक ने कुल मिलाकर 500 पुस्तकें छपवाई। प्रकाशक ने 500 पुस्तकें छपवाई। तो मैंने कहा पहले मैं टोटल खर्चा निकालूं। केवल और केवल विज्ञापन का खर्चा जो आया वो कितना आया? 24,000 था। तो मैंने कहा पूरी किताब खर्च छपवाने में कितना पैसा लगेगा? बोले पूरी किताब को तैयार होने में तो 360 डिग्री पैसा लगा होगा ना। 360 डिग्री, क्योंकि उसमें छपाई भी है, उसमें विज्ञापन भी है, उसमें कागज भी है, उसमें रॉयल्टी भी है, उसमें विविध भी है। ये जो खर्चा निकला हमारा, ये जो दिया था 24,000, किस बात का खर्च था? विज्ञापन का था। मैंने कहा पूरी किताब को छपवाने में 360 डिग्री खर्च आया है। तो 360 डिग्री का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा? बोले 600 का गुणा करो तो ये 2,16,000 आ जाएगा। क्योंकि 36 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आता है? 216, और 2 और 1 3 जीरो ही आ जाएंगे, 2,16,000।
टोटल खर्च किताब को बनाने में ये आया। और कितनी किताबें बनाई? बोले सर किताब बनाई 500। कितनी किताबें? 500 किताबें। तो एक किताब का खर्च कितना आया सर? एक किताब का खर्च निकाले, मैंने कहा 2,16,000। 500 से भाग लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 432 रुपये। एक किताब का जो खर्च आया वो 432 रुपये आ गया। एक किताब का खर्च कितना आ गया? 432। लेकिन वो कहता है कि इस किताब को कितने में बेचें कि 25% का लाभ हो जाए। कितने में बेच दें कि 25% का लाभ हो जाए? तो मैंने कहा 125% में बेच दो भाई, 125/100। तो 25 चौके 100, 25 5, 4 से इसको काट लो, 4 एकम 4, 0 4 अट्ठे 32। 108 में 5 का गुणा करो तो 540 रुपये। कितने में बेचनी पड़ेगी सर किताब आपको? 540 रुपये में, तब जाके 25% का लाभ होगा। किताब कितने में बेचनी पड़ेगी? 540 रुपये में, तब जाके आपको कितने का लाभ होगा? 25% का होगा। 40 डिग्री का मान ही सवाल में दिया था, तो मैंने 360 का क्यों निकाला? क्योंकि 360 डिग्री ही टोटल किताब का खर्च है, ठीक है, जो 2,16,000 आया। ये 2,16,000 में 500 किताबें छपवाई, तो एक किताब कितने की? बोले 432 की। सर एक किताब को कितने में बेचें कि 25% का लाभ हो? तो वो 540 हो, ठीक है। एक और सवाल है इस पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि छपाई पर होने वाला खर्च 15,000 है, छपाई पर। सर छपाई पर कितना हो रहा है? 72 डिग्री। कितना? 72 डिग्री। 72 डिग्री का मान कितना दे रखा है सवाल में? 15,000। 15,000 और कुल मिलाकर 1,000 किताबें छपवाई हैं। तो सबसे पहले मैं कुल खर्च निकालूंगा। सर अभी तो मुझे 15,000 जो पता चला वो छपाई का खर्च पता चला। पूरी किताब को बनाने में कितना खर्च आता है? तो आपने कहा पिछले क्वेश्चन की तरह 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का मान कितना होगा? तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 72 का 5 गुना है। 72 का 10 गुना 720 तो 20 होता है, तो 360 5 गुना है। तो मैंने कहा इसमें हमें भी 5 का गुणा करना है। 5 का गुणा करेंगे तो ये 75,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 75,000 आ गया। 75,000 आ गया। 75,000 में उसने कितनी किताबें छपवा ली? 1,000। कितनी? 1,000। तो एक बुक का मूल्य कितना आ जाएगा? बोले एक बुक का जो मूल्य आएगा वो आएगा 75,000 बटे में 1,000, यानी कि 75 रुपये। कितना आ गया? 75 रुपये। एक बुक का मूल्य 75 रुपये आ गया। वो कह रहा है कि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य वो कितने रुपए लिखे जिससे उपभोक्ता को 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो मैंने बेटा एक दिन आपको जब डिस्काउंट पढ़ाया था तो ये बताया था कि सीपी और एमपी का रेशो क्या होता है। तो सीपी में 100 माइनस प्रॉफिट करते, 100 माइनस डिस्काउंट करते हैं तो सीपी आ जाता है, और 100 प्लस प्रॉफिट करते हैं तो एमपी आ जाता है। सर डिस्काउंट कितने का है? 20% का, तो ये तो 80 आ जाएगा। और लाभ कितने का है? बोले 20% का, तो ये 120 हो जाएगा। हम अगर काटा पीटी कर दें तो 2:3 आ जाएगा। यानी अगर क्रय मूल्य 2 है तो अंकित मूल्य 3 होगा। अंकित मूल्य 3 होगा। सर क्रय मूल्य तो मेरा निकल गया, कितना आया है? क्रय मूल्य 75 रुपये है। तो 2 यूनिट का मान अगर 75 है तो 1 यूनिट का मान 37.5, तो 3 यूनिट का मान, अंकित मूल्य तो चाहिए मुझे, कितना अंकित करे? तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 112.5। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 112.5, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्या कोई समस्या है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए, ये जो सवाल है ये एमपीपीएससी ने पूछा है। अब ये ईयर कौन सा था? इधर लिखा है कि अच्छा जी 17 में पूछा है। एमपीपीएससी ने 2017 में इस सवाल को पूछा है, और इस पर बेस्ड 5 सवाल आए थे, 1 2 नहीं 5, कोई सिंगल सवाल नहीं। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करना है। यह पाई चार्ट 30,000 रुपये मासिक आय वाले परिवार के प्रतीकात्मक मासिक बजट को दिखाता है। मासिक बजट को दिखाता है, ठीक है, 30,000 रुपये। इधर अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो यहाँ बचत या निवेश लिखा है। टेलीफोन बिल पर 30 डिग्री खर्चा, चिकित्सा पर 40 डिग्री, मनोरंजन पर 50 डिग्री, मकान किराए पर 60 डिग्री, बच्चों की शिक्षा पर 70 डिग्री और आहार पर 90 डिग्री। मतलब मुझे जो वैल्यू दे रखी है वो 360 डिग्री की कितनी दे रखी है? 30,000। अगर मैं 1 जीरो से 1 जीरो काटूं तो ये 3,000 बचेगा, और 1 डिग्री का मान निकालूं, 1 डिग्री का मान, तो क्या आ जाएगा? 3,000 बटे 36, ऐसे ही कुछ होगा,
है ना। यहीं से छोटा कर लो, दिमाग ज़्यादा नहीं। 6 से काटो तो 6 डिग्री, 6 डिग्री का मान कितना होगा, बोले 500। 6 पंजे 30, 500। 6 डिग्री का मान आ गया 500। अब वो छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वैसा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू 30,000, 30,000, 30,000 ही है। अरे भाई 30,000 नहीं था, ये 36,000 है यार, माफ़ी चाहूँगा। इंग्लिश में सही लिखा है 36,000, ये कितनी है, 36,000 है, 36,000। तो 360 डिग्री का मान 36,000। मैं तभी तो कहूँ ये कट क्यों नहीं रहा है। 360 डिग्री का मान 36,000 दे रखा है, तो 1 डिग्री का मान कितना होगा, बोले 360 से 360 कट जाएंगे, कितना आएगा, 1000। कितना आएगा, 1000। 36,000 है, 100 ही आएगा फिर तो इस हिसाब से। 1 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 36,000 ही है, हाँ जी, चलो ठीक है। 1 डिग्री का मान हमारे पास 100 रुपये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है कि सर आहार और चिकित्सा के खर्चे के लिए बजट की राशियों का अंतर बताओ। सर चिकित्सा पर 40 डिग्री होता है और आहार पर 90 डिग्री होता है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, बोले 50 डिग्री। कितना अंतर, 50 डिग्री। सर 1 डिग्री का मान कितना था, बोले 1 डिग्री का मान 100 था, 1 डिग्री का मान 100 था, तो 50 डिग्री का मान कितना होगा, बोले 100 का गुणा कर दो। 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 5,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये। उत्तर क्या होगा, सी। हमें ये बात समझ में आई कि वो ये कह रहा था कि जो भी खर्च हो रहा है वो 36,000 रुपये है, जो भी खर्चा है, यानी बजट जो है, इस खर्च पर होने वाला जो बजट है वो कितने का, 36,000 का उसका। और 36,000 की वैल्यू 360 डिग्री की वैल्यू अगर 36,000 है तो 1 डिग्री का मान 100 रुपये आ गया। अब मुझे कुछ भी निकालना हो तो मैं 1 डिग्री बराबर 100 पुट कर दूंगा, तो मुझे कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी पड़ेगी, ना देखना पड़ेगा पीछे जाके। मुझे बस इतना सा याद रखना, 1 डिग्री का मान 100 रुपये है। और उसने कहा कि आहार और चिकित्सा पर जो खर्च का अंतर है वो कितना है, तो मैंने कहा 90 और 40 का अंतर 50 डिग्री है। तो 1 डिग्री का मान अगर 100 तो 50 डिग्री का मान 5,000। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस परिवार के वर्तमान महीने में टेलीफोन बिल पर 3800 रुपये खर्च हुए। मान लीजिए बाकी सभी खर्चे यदि बजट के अनुसार हैं, तो परिवार ने इस वर्तमान महीने में कितने रुपए बचत या निवेश किए। देखो भैया 20%, सॉरी 20 डिग्री वो क्या करता है, या तो बचत करता है। बचत और निवेश एक ही बात होती है। जैसे मैं बोलूँ कि उसने 20 रुपये बचाए, हो सकता है वो 20 रुपये को कहीं लगा दे। मतलब कोई 1,00,000 रुपये की सैलरी पाता है, 80,000 खर्च कर देता है या 85,000 खर्च कर देता है, 15,000 रुपये उसके पास बचे। 15,000 जेब में रखें तो बचत है, अगर कहीं इन्वेस्ट कर दिए तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, निवेश हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि सारे खर्चे तो उसने बजट के अनुसार करे और टेलीफोन पर 3800 रुपये खर्चा किया। मुझे तो इतना पता है कि 1 डिग्री का मान 100 रुपये है और टेलीफोन पर होने वाला वास्तविक खर्चा कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये हो जाएगा। और वास्तविक, ये वास्तविक है, लेकिन इस महीने इसने कितना खर्चा कर दिया, बोले इस महीने तो इसने 3800 रुपये खर्चा कर दिया। कितना, 3800 रुपये। मतलब फालतू कितना कर दिया, बोले 800 रुपये ज़्यादा। 800 रुपये ज़्यादा कर दिए, 800 ज़्यादा कर दिए। तो वो कहता है कि इस महीने में कितने रुपए उसने निवेश किए। सर वो वास्तव में निवेश कितना करता था, बोले 20 डिग्री करता था। तो निवेश की राशि कितनी थी उसकी, 2,000 रुपये थी। जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था या बचत का अमाउंट था वो 2,000 था। सर 800 रुपये बिल में ज़्यादा चले गए तो निवेश कितने का बचेगा, बोले 2,000 रुपये उसकी बचत थी, 2,000 में से 800 रुपये बिल में चले गए, तो 800 घटा दो तो वास्तविक निवेश कितने का आ गया या वास्तविक बचत कितने की आ गई। सर इस महीने की जो बचत है उसकी 1,200 रुपये रह गई। एक्चुअल में बचत तो 2,000 रुपये की थी, लेकिन इस महीने 800 रुपये टेलीफोन बिल पर ज़्यादा हो गए, तो वो पैसा कहाँ से निकालोगे, बोले बचत से। तो बचत कितने की रहेगी, 2,000 की जगह 800 की, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 सवाल पूछे थे एमपीपीएससी ने। किसी विशेष महीने में उस परिवार ने 4,500 रुपये आहार पर खर्च किए, इस माह बजट राशि का कितना प्रतिशत खर्च किया। तो मुझे तो एक ही बात पता है, 1 डिग्री का मान अगर 100 रुपये है तो आहार पर 90 डिग्री का खर्चा हो रहा है, यानी 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 9,000 रुपये। 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये। और उसने कितने किए, बोले इसने 4,500 ही रुपये किए। कितने,
4500 रुपये, यानी 4500 बचाए। कितने बचे? 4500। कितना प्रतिशत आहार पर खर्चा किया? इसने खर्च कितने किए? 4500। ये प्रतिशत में बताना है। बोले 4500 खर्चा किया, एक्चुअल में करना कितना चाहिए था? 9000। तो कितने प्रतिशत किया ये बताओ? 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 पंजे 45, यानी 50% पैसा खर्च किया। आधा खर्च किया मतलब 50%। सर उसके पास आहार मतलब खाने पर खर्च करने के लिए कितनी राशि थी? 9000 रुपये, और खर्चा कितना किया? 4500। इसका मतलब 4500 बचा लिए। और 4500 बचाने का मतलब क्या? 50% बचाए। कितने? 50% बचाए भाई। एक और सवाल है कि किसी विशेष महीने में उस परिवार ने मनोरंजन की बजट राशि का केवल 80% खर्च किया, तो कितना खर्चा किया उसने, बताओ मनोरंजन पर। सर मनोरंजन पर कितने डिग्री खर्च करता है वास्तव में? 50 डिग्री। और 50 डिग्री का मान कितना होता है? बोले 5000। लेकिन उसने तो 80% ही किया इसका। बोले 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 अट्टे 40 और 2 जीरो, यानी 4000 रुपये खर्च किए। कितने किए सर? 4000 रुपये खर्च किए। वास्तविक मनोरंजन पर होने वाला जो खर्च था वो कितना था? 5000 रुपये था, लेकिन उसने 80% किए। 5000 का 80% कितना होगा? 4000। 4000 रुपये, ठीक है। एक और सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल दिया है। क्वेश्चन क्या है कि नवंबर के महीने में परिवार का वेतन पिछले महीने के मकान किराया, बच्चों की शिक्षा और टेलीफोन बिल के लिए कुल बजट राशि के बराबर बढ़ गया। सर पिछले महीने तक जो इसका वेतन था वो कितना था? 36,000 रुपये इनकम थी इनकी। अब ये बढ़ गया। कितना बढ़ गया? नवंबर के महीने में मकान किराया, बच्चों की शिक्षा और टेलीफोन बिल। सर मकान किराए पर कितना है? 60 डिग्री, टेलीफोन पर 30 डिग्री, बच्चों की शिक्षा पर 70 डिग्री। 60 70 30, 60 70 और 30। बच्चों की शिक्षा पर 70 डिग्री है, बच्चों की शिक्षा पर 70 डिग्री है। इतना एक्स्ट्रा कमा लिया। मैंने कहा इस डिग्री को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा? 160। कितना हो जाएगा? 160। सर 1 डिग्री का मान अभी देखा मैंने, 1 डिग्री का मान मुझे पता है 100 रुपये है, तो 160 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? बोले 16,000। तो इसकी जो वेतन है वो उसमें वृद्धि कितने की होगी? 16,000 की। इस वेतन में वृद्धि कितने की होगी? 16,000 की। 36,000 तो पहले से मिलता था, और इतने के बराबर की वृद्धि हो गई। 60 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री, यानी 160 डिग्री। 160 डिग्री का मान रुपये में कितना आएगा? 16,000। यानी ये वेतन अब कितना हो गया? बोले 36 और 16 हो गया 52,000। कितना हो गया सर? ये 52,000। आगे बोल रहा है कि सर ऐसा है तो नवंबर के महीने के दौरान परिवार मकान किराया और बच्चों की शिक्षा, मकान किराया मतलब 60 डिग्री, बच्चों की शिक्षा मतलब 70 डिग्री के लिए पिछले वेतन पर आधारित बजट राशि के एकदम बराबर खर्च करता है। लेकिन वो नवंबर के महीने में क्या करता है कि मकान किराया मतलब 60 डिग्री, बच्चों की शिक्षा मतलब 70 डिग्री, यानी 6 और 7 कितना होते हैं? 130 डिग्री। 130 डिग्री का जो खर्च करता है वो पिछले महीने के हिसाब से करता है। सर पिछले महीने तो 1 डिग्री का मान 100 रुपये था, 100 रुपये था, तो 130 डिग्री का मान क्या? 13,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13,000 रुपये। इस पर 13,000 रुपये का खर्चा करता है। तो नवंबर में बढ़े हुए वेतन के आधार पर मकान किराए और बच्चों की शिक्षा पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत खर्चा किया गया? सर इस पर कितना खर्चा किया गया? 13,000 रुपये का। तो 13,000 बटे में नई वेतन यानी कि 52,000 गुणा में 100। 13 से 3 जीरो से 3 जीरो, 13 चौके 52, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25% उत्तर आ जाएगा। 25% उत्तर आ जाएगा, जो कि डी के बराबर होगा। डी के बराबर होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या इसमें, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो मैंने आज आपको 3 टाइप करा दिए, लाइन ग्राफ करा दिया, आपको बार डायग्राम करा दिया और पाई चार्ट करा दिया। एक टाइप और बचता है आपका हिस्टोग्राम, है ना, आयत चित्र, हिस्टोग्राम और बचता है। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, छोटा से टॉपिक है, तो 8-10 सवाल उस पर हम करेंगे और वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार।